हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एम्प्लॉयमेंट क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 7 वन शॉट कवर करने जा रहे हैं क्लास, पूरा A to Z यानी पूरा का पूरा चैप्टर इन डेप्थ में, इन डिटेल में क्लास, कंप्लीट वन शॉट, जिसको क्लास देखने के बाद कुछ भी इस चैप्टर से आपका रहेगा नहीं, और पूरी तरीके से सारा डेटा चार्ट कवर करते हुए ये चैप्टर क्लास पूरी तरीके से इन डेप्थ में खत्म करेंगे इस वन शॉट में। सो लेट्स स्टार्ट एम्प्लॉयमेंट चैप्टर। अगर मैं ऑफिशियल सिलेबस की बात करूं एम्प्लॉयमेंट की, तो आपको ग्रोथ पढ़ना है क्लास, चेंजेस इन द वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है, और प्रॉब्लम्स और पॉलिसीज की किस तरीके से क्लास जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको हम लोग खत्म करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, बेसिकली सबसे पहला वर्ड हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। ये एम्प्लॉयमेंट आखिर है क्या? तो द नंबर, क्लास एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? द नंबर और परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव जॉब। सीधी सी बात है, जिनके पास काम है, जिनके पास जॉब है, इट मींस वो क्या है क्लास? एम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड एज व्हाट यू डू एज अ पेइंग जॉब। एम्प्लॉयमेंट एक तरह की क्लास एक्टिविटी है जो आप करते हो क्लास पैसा कमाने के लिए। बहुत सारे क्लास, अलग अलग टाइप की क्लास मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट दिखा दिया क्लास। डॉक्टर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो क्लास, सिविल सर्वेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो क्लास, कॉबलर हो, वट एवर यू आर डूइंग एज अ पेइंग जॉब, जहाँ से क्लास आपको एक कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है काम करके। फ्री में पैसा नहीं ले रहे आप, चोरी नहीं कर रहे, डकैती नहीं डाल रहे आप, रॉबरी नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप कुछ काम कर रहे हो, बदले में आपको पैसा मिल रहा है, इट मीन्स यू आर एम्प्लॉयड। सम पीपल, एग्जाम्पल की बात करें क्लास, सम पीपल वर्किंग फॉर अ कॉफी शॉप, कुछ लोग कॉफी शॉप पे काम करते हैं। सम पीपल फार्म, कुछ लोग फार्म में काम करते हैं, कुछ फैक्ट्री में, कुछ लोग क्लास शॉप पे काम करते हैं क्लास, कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं क्लास, ठीक है। कुछ लोग क्लास घर पे भी वर्क एट होम या वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं क्लास, घर बैठे बैठे भी कोविड की बात से काम चल रहा है। सो एम्प्लॉयमेंट इनेबल पीपल टू डू फॉर अर्निंग। एम्प्लॉयमेंट आपको इस योग्य, इस लायक बनाता है ताकि आप कुछ पैसा कमा सको। एवरी वर्किंग कॉन्ट्रीब्यूट, एवरी वर्किंग पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशनल इनकम। अगर मैं 100 रुपये भी कमा रहा हूँ ना क्लास, तो वो मेरी नेशन की जो इनकम है, नेशनल इनकम है क्लास, उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो हर जो इंसान पैसा कमा रहा है क्लास, उससे नेशनल इनकम कंट्री का बढ़ रहा है। देश की जीडीपी भी क्लास जो है बढ़ रही है, क्योंकि लोग अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। या तो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, या सेकेंडरी सेक्टर के अंदर काम कर रहे होते हैं क्लास, प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं, या टर्जरी सेक्टर के अंदर काम कर रहे होते हैं क्लास, इसका मतलब सर्विस सेक्टर में। तो मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूं क्लास विच इज क्लास इन सर्विस सेक्टर। तो ये कौन सा सेक्टर है क्लास? सर्विस सेक्टर। मैं आपको जो दे रहा हूं वो एक सर्विस है, वो सेवा है, ठीक है। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है क्लास? तो एम्प्लॉयमेंट मतलब एज अ पेइंग जॉब आप जो कर रहे हो क्लास, एम्प्लॉयमेंट आपको इस योग्य बनाता है कि आप पैसा कमा सको। अनएम्प्लॉयमेंट जो क्लास आपको इस योग्य नहीं बनाता कि आप पैसा कमा सको, बेरोजगार। और इंडिया में क्लास ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फैलती चली जा रही है। बेरोजगारी की रीज़न क्या है, कैसे ठीक किया जाएगा, सब इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है हमको। सो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इट इज अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट। इंसान विलिंग टू वर्क है, काम करना चाहता है, एबल टू वर्क है, काम करने के लायक है, ही हैज़ नेसेसरी क्वालिफिकेशन, ठीक है, और प्लस प्रिवेलिंग वेज रेट, यानी कि जो वेज मार्केट में चल रहा है। लाइक अगर अभी एमबीए वालों को अगर 40,000 की सैलरी मिल रही है, तो मैं 40,000 की सैलरी पे काम करने को तैयार हूँ, मेरी कोई एक्स्ट्रा स्पेशल डिमांड नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो ये सारी चीज़ें हैं, बट नॉट गेटिंग वर्क। फिर भी मुझे काम नहीं मिल रहा, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं काम करने के लायक हूँ, मैं उस रेट पे भी काम करना चाहता हूँ जो मार्केट में रेट चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे काम नहीं मिल रहा। इट मीन्स आई एम क्लास अनएम्प्लॉयड। तो अब मैं क्या क्लास कहलाऊंगा? अनएम्प्लॉयड। और इस स्थिति को, सिचुएशन को टर्म दिया गया अनएम्प्लॉयमेंट। हियर इकोनॉमी फेल्स टू क्रिएट मोर जॉब। इकोनॉमी के पास जॉब ही नहीं है, यानी कि देश के अंदर काम है ही नहीं, जिसकी वजह से मैं बेरोजगार हूं। इट इज अ सिचुएशन ऑफ नॉट बीइंग टू फाइंड अ जॉब। हियर डिमांड फॉर लेबर इज लेस। डिमांड फॉर लेबर फोर्स, लेबर फोर्स यानी कि हम लोग जो काम करने वाले लोग हैं, हमारी डिमांड कम है। समझ रहे हो क्लास बात को? अब यहां से एक टर्म आपको सीखने को मिलता है, लेबर फोर्स। अभी एम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयड पर्सन कौन होते हैं, अनएम्प्लॉयड पर्सन कौन होते हैं, ये बात आप समझ गए, ठीक है। नाउ मूव टू क्लास अ न्यू कॉन्सेप्ट विच इज लेबर फोर्स। लेबर फोर्स किसे कहते हैं? ध्यान से अच्छे समझना। जितने भी लोग जो क्लास काम करने के लायक हैं और वो काम ढूंढ रहे हैं, चाहे वो उनको काम मिला हो चाहे ना मिला हो, उन सबको लेबर फोर्स कहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं क्लास, ठीक है। देश के अंदर 100 लोग हैं,
100 के 100 लोग काम करने के लायक है और काम करना ढूंढ रहे हैं वो, कि चलो यार काम लेने चलते हैं। तो ये 100 के 100 लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, लेबर फोर्स। क्या बोलते हैं, लेबर फोर्स। अब इस 100 लोग काम ढूंढने गए तो 40 को जॉब मिल गई, 60 को जॉब नहीं मिली। तो ये जो 40 है जिसको जॉब मिल गई, दे आर कॉल्ड क्लास एम्प्लॉयड या वर्क फोर्स। और जो 60 है जिनको जॉब नहीं मिली, दे आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। और टोटल 100 मिलाकर क्लास क्या हो गया, क्लास लेबर फोर्स। आओ अच्छे समझते हैं, ठीक है। मान लो एक कंट्री है, मैं यहाँ पे क्लास पूरी कंट्री का एग्जांपल लेके तो मैं सारे टर्म समझा देता हूँ एक ही बार में, ठीक है। एक कंट्री है, इस कंट्री की पॉपुलेशन मान लो 200 लोगों की है, ठीक है। 200 पर्सन की क्लास इस कंट्री में पॉपुलेशन है, ठीक है। 200 में से क्लास 40 लोग ऐसे हैं, 40 लोग ऐसे हैं क्लास नॉट वर्किंग एट ऑल, नॉट वर्किंग बिकॉज नॉट विलिंग टू वर्क, नॉट विलिंग एंड एबल टू वर्क, ठीक है। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो 40 लोग हैं या तो ये काम करना ही नहीं चाहते, या क्लास ये काम करने के लायक नहीं है, और नॉट विलिंग टू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग रेट, एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट। ये 40 लोग ऐसे हैं क्लास जो काम करना ही नहीं चाहते, काम करने के लायक ही नहीं है, या किसी भी तरीके से क्लास एलिजिबल नहीं है। इनकी खुद की प्रॉब्लम है, या तो काम करना ही नहीं, हमें काम नहीं करना भैया, हम तो जमींदार आदमी, हमें काम नहीं करना, हमारे पास बहुत किराया है, मुआवजा है, हमारे पास बहुत ब्याज आ रहा है, हमें काम नहीं करना, ठीक है। या फिर क्लास आपको काम क्यों नहीं करना कि आप काम करने के लायक ही नहीं हो, आपके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है। या फिर क्लास ऐसा हो सकता है कि आपके पास क्वालिफिकेशन है बट उस रेट पे काम नहीं करना चाहते, जो तनख्वाह मिल रही, जो सैलरी मिल रही है, आप बोलो मैंने इतनी पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी और मुझे इतनी कम तनख्वाह मिल रही है, मैं काम नहीं करूंगा, इस वजह से। बाकी जो क्लास 100 कितने बचे क्लास 160, बाकी 10 लोग ऐसे हैं क्लास जो ओल्ड एज हैं, बूढ़े लोग हैं क्लास, ठीक है, या चाइल्ड हैं, या छोटे बच्चे हैं क्लास, इन्फेंट हैं, तो ये लोग। तो क्लास 50 लोग तो ऐसे छट गए जो काम करेंगे ही नहीं, तो बाकी बचे कितने क्लास, बाकी बचे 150। तो इन 150, ये जो 150 है ये एबल टू वर्क भी है, ठीक है, ये विलिंग टू वर्क भी है, एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट, इस रेट पे भी काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो 150 लोग जो बिल्कुल काम करने के लायक है, मतलब इनमें से किसी को भी बैठा दोगे तो वो काम करने लग जाएगा। तो इन 150 को, इन 150 को हम लोग क्या कहते हैं क्लास, लेबर फोर्स। तो ये 150 वो लोग हैं जो कुल मिला के काम करने के लायक हैं और काम करने के योग्य हैं, काम करने के लायक है, काम करना भी चाहते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे लोग हो गए। अब इन 150 में से, इन 150 में से क्लास 80 की जॉब लग गई और क्लास 70 की जॉब नहीं लगी। तो ये जो टोटल लोग हैं जो एक्चुअली में दे आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट, उस 150 को बोलते हैं लेबर फोर्स। क्या बोलते हैं क्लास, लेबर फोर्स। अब इस 150 में से 80 की जॉब मिल गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको जॉब मिल गई, तो इसको बोलते हैं वर्क फोर्स, ठीक है। और जो 70 को जॉब नहीं मिली, दे आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, वो क्लास क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो लेबर फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड। तो लेबर फोर्स में वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड दोनों आ जाता है। तो देखो यार, लेबर फोर्स इक्वल टू पर्सन वर्किंग यानी कि वर्क फोर्स प्लस पर्सन सीकिंग और अवेलेबल फॉर जॉब। इंसान ढूंढ रहा है जॉब के लिए, वो जॉब के लिए अवेलेबल है, तो उसको क्लास मिलाकर, दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर फोर्स बोलते हैं। पर्सन वर्किंग प्लस पर्सन सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, इंसान जॉब ढूंढ रहा है या फिर क्लास उसको जॉब मिल गई, दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, लेबर फोर्स। आई होप समझ में आ गया होगा। लेबर फोर्स कितने लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, उसमें से जिनको काम मिल गया दे आर कॉल्ड वर्क फोर्स, दे आर कॉल्ड एम्प्लॉयड, और जिनको काम नहीं मिला दे आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। एक्चुअली में इन्हीं लोगों को अनएम्प्लॉयड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक भी हैं, बट फिर भी इनके पास काम नहीं है, तो रियली में इनके साथ दिक्कत है। वो इंसान जो काम करना ही नहीं चाहता, वो इंसान जो उस रेट पे काम नहीं करना चाहता, उनको क्लास हम लोग अलग टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट में कवर करते हैं, जो आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, आपको लेबर फोर्स समझ आ गया कि लेबर फोर्स किसे कहते हैं अच्छे से। अब बात करेंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की। लेबर फोर्स टोटल कितने वर्कर अवेलेबल हैं काम के लिए, ठीक है, चाहे उनके पास काम हो या ना हो, अवेलेबल है। अब पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या, पॉपुलेशन में उनका रेट कितना है, ध्यान समझना। इट इज डिफाइंड इन द सेक्शन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन
of age group 16 to 64 in the economy currently employed or seeking employment, इसको बोलते हैं क्लास लेबर फोर्स बेसिकली। तो पीपल हु वाज स्टिल अंडरगोइंग स्टडीज, जो पढ़ाई कर रहे हैं, हाउस वाइफ है, जो पर्सन 64 साल से ऊपर का है क्लास, बूढ़े लोग जो, उनको लेबर फोर्स में काउंट नहीं करते, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बच्चे बूढ़े काउंट नहीं होंगे, ठीक है। आगे लिखा है क्लास द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन शुड एट 49.8% इन 2017-18 फॉलिंग शार्पली फ्रॉम 55.9% इन 2011-12, ठीक है, ये 11-12 है, 2011-12। तो देखो 2011-12 की अगर बात करूं, 2011-12 की, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो था, ये नोट क्लास आपको एसपीसीसी ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, और टेलीग्राम चैनल पे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 55.9% था 2011-12 में लेबर फोर्स पार्टिसिपेट, मतलब पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्री की, उसमें से लेबर फोर्स कितनी है, ध्यान समझना। इट इज डिफाइंड एज अ सेक्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो हमारा टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है, उसमें से लेबर फोर्स हमारा कितना है, उसको बोलते हैं लेबर। तो ये रहा टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो 16 से 64 साल के लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो, अपॉन लेबर फोर्स इनटू 100, इसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। फॉर्मूला ध्यान रखना, बहुत काम का है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज इक्वल टू लेबर फोर्स अपॉन टोटल वर्किंग पॉपुलेशन इनटू 100, आ जाएगा आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। मतलब हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है, जो काम करने के योग्य पॉपुलेशन है, उसमें से अभी एग्जांपल लिया था, 200 में से 150 लोग ऐसे थे जो काम करने लायक थे, तो 150 अपॉन 200 इंटू 100 जो परसेंटेज आएगा, उसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब टोटल जनता में से लेबर फोर्स कितनी निकल कर आती है, उसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। और ये पहले ज़्यादा था, लगभग 56%, 56% था 2011-12 में, और अब ये क्लास जो है वो सिर्फ 17-18 की बात करें, वो रह गया है क्लास सिर्फ 50% के आसपास। तो ऐसा देखने को मिल गया है कि जो मतलब कि ऐसी जनता जो काम नहीं कर रही या काम करने के लायक नहीं है, वो जनता पहले से ज़्यादा है जो बढ़ती चली जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं क्लास बेरोजगारी को दर्शाता है कि पहले से बेरोजगारी जो है अब ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट, लेबर सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई का मतलब है नंबर ऑफ आवर्स, यहाँ घंटे की बात हो रही है। लेबर सप्लाई मतलब कितने घंटे के लिए लेबर अवेलेबल है। लेबर सप्लाई मतलब टोटल आवर्स, कितने घंटे वर्कर काम करना चाहते हैं आपके पास, टोटल आप वर्कर से कितने घंटे काम करा सकते हो। मान लो मुझे एक प्रोजेक्ट, मुझे घर बनाना है, तो वर्कर से क्लास कितने घंटे आप उसमें काम करा सकते हो। वर्कर कितने घंटे काम करता है, कोई 6 घंटे काम करता है, कोई 8 घंटे, कोई 12 घंटे, आप 16-16 घंटे भी लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक देते हैं, दिन भर काम करते हैं, रात में कंपनी में ही रुकते हैं। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स भी होंगे, आपने जरूर रियल लाइफ में भी देखा होगा। तो वो कितने घंटे के लिए लेबर अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड लेबर सप्लाई। अब वर्क फोर्स किसे कहते हैं, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आपको। लेबर फोर्स मतलब कितने लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, उसमें से जिनको जॉब मिल गई, दे आर कॉल्ड वर्क फोर्स। मतलब एम्प्लॉयड पर्सन को वर्क फोर्स कहा जाता है। द नंबर ऑफ पर्सन हु एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम एज नोन एज वर्क, जिनके पास एक्चुअली में काम है। इट इंक्लूड्स ओनली दोज पर्सन हु आर एंगेज इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, ध्यान रखना। जिनके पास काम है, कुछ चोरी का काम कर रहा है, क्लास गैम्बलिंग का काम कर रहा है, वो नहीं, जो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, बदले में कुछ दे रहा है, वेदर गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। सो वर्क फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्संस नॉट वर्किंग। सो लेबर फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया क्लास, वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड। ये जो वर्क फोर्स है ना, उसी को बोलते हैं जिनके पास काम है और जिनके पास काम नहीं है। सो वर्क फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, लेबर फोर्स में से अनएम्प्लॉयड घटा दो, तो पता पड़ जाएगा कितने लोगों के पास काम है, यानी कितने लोग क्लास वर्क फोर्स है, ठीक है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों फॉर्मूला, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बोथ आर इंपोर्टेंट। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है। अच्छा एक चीज और, डाटा जो है ना आपको पूछा नहीं जाएगा, आपको डाटा एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। मैं 12th की बात करूंगा, अभी सीयूईटी की बात नहीं कर रहा। 12th में क्लास आपको डाटा जो है बेसिकली क्लास एक्सप्लेन करने के लिए आता है कि भाई जो डाटा है ना पूरा का पूरा, वो आपको एक्सप्लेन करो कि भाई ये कैसे हुआ, ये कम ज़्यादा हुआ, क्यों हुआ, उसको आपने एक्सप्लेन करना है कि कौन सा फिगर कितना है, और वो फिगर जो है वो अप्रोप्रिएट है नहीं है, वो फिगर कम है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, वो फिगर ज़्यादा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। सो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड पर 1000 पर्सन, हर 1000 में से
हर 1000 जनता में से कितने लोगों के पास काम है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अब यहाँ पे दो वर्ड है, पहला है क्लास वर्कर और दूसरा है क्लास पॉपुलेशन रेशियो, यानी कि वर्कर अपॉन पॉपुलेशन इंटू 100। फॉर्मूला क्या है क्लास आपका आ गया, वर्कर अपॉन पॉपुलेशन इंटू 100, आपका क्लास आ जाएगा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो परसेंटेज में। सो वर्कर का मतलब क्या, ऑल पर्सन हु डू इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूट टू जीडीपी और जीएनपी, वो सारे के सारे लोग जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं क्लास पैसे कमाने के लिए। और पॉपुलेशन मतलब द नंबर ऑफ पीपल रिजाइड इन अ पर्टिकुलर कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉपुलेशन आपने पढ़ा हुआ क्लास 11 में भी, स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी। पॉपुलेशन मतलब पूरी जनता किसी भी कंट्री की की सारी पॉपुलेशन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि भाई पॉपुलेशन आज कुछ अलग है कल कुछ अलग है, तो इसीलिए क्लास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जनता की जो पॉपुलेशन है वो, और उसमें से कितने लोगों के पास काम है वो, दैट इज कॉल्ड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ओके, सो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो समझ आ गया, वर्कर अपॉन पॉपुलेशन इनटू 100 क्लास वर्कर पॉपुलेशन रेशियो समझ आ जाएगा। अगर बात करें क्लास वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की 2017 से 18 में, और देखो यहाँ पे हमने सेक्स लिया है, यानी कि मेन और वुमेन, यानी मेल फीमेल जेंडर बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। यहाँ पे हमने लिया है रूरल एरिया के जो वर्कर्स हैं, रूरल एरिया वो लिया है, यहाँ पे अर्बन एरिया लिया है, यहाँ पे लिया है क्लास टोटल। अब तुम्हें इस पूरे ग्राफ को पढ़कर इसको एक्सप्लेन करना, अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें मेल की, यानी कि मेन की, तो मेन का जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो 52.1 है, 52.1%, ये जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, यानी कि आप समझो कि आधी जनता के पास ही लगभग काम है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कह रहा है कि 52% जो है वो टोटल है क्लास मेन का। ध्यान समझना, मेन का टोटल जो है वो कितना है क्लास 52.1। अच्छा, वुमेन का जो टोटल है वो कितना है क्लास 16.5, और सबको मिलाकर जो देखा जाए क्लास वो है 34.7, यानी 34.7 जो है वो एवरेज एग्रीगेट वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, जिसमें से इसको टोटल मत करना कि सर इनको जोड़ के इतना नहीं आ रहा, ये परसेंटेज आप इसे जोड़ नहीं सकते। तो मैं जो मेल है वो ज़्यादा है 52.1%, फीमेल 16.5%, मतलब आप ये कह सकते हो कि महिलाएं कम काम कर रही हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, क्यों महिलाओं को कम काम, क्यों हमारी कंट्री में महिलाएं जो हैं वो कम काम कर रही हैं टोटल? इसके पीछे मैं आप सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबको पता है 3 रीजन लिखने, कोई भी 3 रीजन लिखने, या आपको मैं 2-4 बता देता हूं क्लास, आप उसको छोड़ के अलग से कोई भी 1 या 2 भी लिख दोगे तो भी चलेगा। हमारी कंट्री में क्लास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्लास एजुकेशन की। महिलाओं को क्लास हायर एजुकेशन कम दिया जाता है। आप हायर एजुकेशन में जाओगे स्पेशली तो देखोगे कि यार महिलाएं उसमें कम होती हैं। दूसरी बात, शादी के बाद महिलाओं की जॉब छूटने का रिस्क बहुत रहता है कि शादी के बाद वो काम नहीं करेगी, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को संभालना है ये सारे रीज़न और भी है क्लास काम ना करने का। हमारी सोसाइटी की जो सोच है कि भाई ये काम जो है महिलाएं नहीं करेंगी, पढ़ेंगी लिखेंगी सब करेंगी बट जॉब नहीं करेंगी। और कंपनी भी कहीं ना कहीं सोचती है क्लास की जो परमानेंट जॉब है, हाई क्वालिफाइड जॉब है, वो मेल को ही दिया जाए, वो रेगुलर रहेगा, पंक्चुअल रहेगा। महिलाओं को और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से क्लास वो कहीं ना कहीं परसेंटेज उनका कम है। हालांकि ये पहले से बढ़ रहा है, तो आगे चल के इक्वालिटी आ जाएगी। ये टोटल की बात होगी। अब जो रूरल एरिया में टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो है 35, अर्बन एरिया में जो टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो है क्लास 34। ध्यान रखना, रूरल एरिया में 35 है और अर्बन एरिया में कितना है क्लास 34। और अगर हम मेन की बात करें, रूरल एरिया में मेन का वर्कर पॉपुलेशन है 51 और वुमेन का वर्कर पॉपुलेशन कितना है क्लास 17.5। ध्यान समझना, रूरल एरिया में मेन का वर्कर पॉपुलेशन है क्लास 51 और वुमेन का 17.5, जबकि अर्बन एरिया में मेन का वर्कर पॉपुलेशन कितना है क्लास 53 और वुमेन का कितना है क्लास 14.2। तो यहाँ से एक बात आपको समझ आ जाती है, एक चीज आप एनालाइज कर सकते हो कि अर्बन एरिया में महिलाएं कम काम करती हैं एज कंपेयर टू रूरल एरिया। तो आप अगर देखोगे रूरल एरिया में अगर 100 महिलाएं हैं तो 17 महिला काम कर रही है, अर्बन एरिया में सिर्फ 14.2, क्योंकि इनको बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस होता है क्लास। और ये जो महिलाएं होती हैं क्लास, इनको हर घर में, मतलब आप देखो गांव में सब काम कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ काम जरूर कर रहे होते हैं, तो फाइनेंशियली इश्यूज की वजह से क्लास ये लोग ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। तो ये टेबल आपको पता होना चाहिए। इससे क्लास कंक्लूड क्या मिला, कंक्लूजन मुझे सिर्फ 2 मिला इससे, कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 34.7 है, लेकिन मेल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज़्यादा है, और अर्बन एरिया में मेल ज़्यादा काम करते हैं एज कंपेयर टू रूरल एरिया। बट महिलाओं की बात करें तो वो रूरल एरिया में ज़्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन। तो जॉब महिलाओं को रूरल एरिया में ज़्यादा मिल रहा है और मेल को अर्बन एरिया में ज़्यादा मिल रहा है। अर्बन एरिया में तो हर समझ लो मेल जो है वो कहीं ना कहीं काम करेगा ही करेगा, और रूरल एरिया में क्लास वो उल्टा है महिलाओं के साथ, तो यहाँ से ज़्यादा है।
मेल का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अर्बन एरिया में ज़्यादा है, फीमेल का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो रूरल एरिया में ज़्यादा। ओवरऑल देखा जाए तो मेल का जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है क्लास वो ज़्यादा है और फीमेल का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कम है। आई क्लास बात समझ। और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो रूरल एरिया में 35 है टोटल मेल फीमेल को मिला के, और अर्बन एरिया में सिर्फ 33.9 यानी कि थोड़ा बहुत कम है। तो ऐसा अप्रोक्सीमेटली सेम कह सकते हो, स्लाइटली ग्रेटर कह सकते हो रूरल एरिया का। तो ये जो डेटा है ना, इसको देख के आपने 7-8 लाइन एक्सप्लेन करना है, कोई चीज़ ज़्यादा है, कोई चीज़ कम है, ज़्यादा क्यों है, कम क्यों है। और मैं क्लास जब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं इन सब क्वेश्चंस को ऐसे केस बेस्ड क्वेश्चन को लेके ही क्लास में कराऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, इवन मॉक्स में भी वैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये हो गया क्लास वर्कर पॉपुलेशन। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको इस लायक बनाता है कि आप पैसे कमा सकते हो। अब एम्प्लॉयमेंट दो टाइप का होता है क्लास, सबसे पहला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और दूसरा है क्लास वेज एम्प्लॉयमेंट। यानी कि दोनों ही केस में आप कहीं पे दिहाड़ी पे काम कर रहे हो, कहीं काम कर रहे हो सैलरी बेसिस पे, वेजेस बेसिस पे, रेम्युनरेशन बेसिस पे, वो हो गया क्लास वेज एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जब आप खुद का अपना काम का, आपकी अपनी दुकान है छोटी सी, अपना कोई क्लास काम है, कुछ भी कर रहे हो लेकिन अपना है, आपने अपना पैसा लगाया, अपनी कैपिटल लगाई, सब आपने अपना लगाया, अपना काम कर रहे हो क्लास, दिस इज कॉल्ड क्लास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। रिस्क भी आपका है। तो अभी थोड़ा सा परसेंटेज की बात करते हैं, लेकिन परसेंटेज से पहले मीनिंग समझते हैं इन डेप्थ में कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते किसको है। ध्यान समझना, एक ऐसी अरेंजमेंट जहां पे एक वर्कर, चाहे वो, अगर मैं अपना काम कर रहा हूं तो भी मैं वर्कर हूं क्लास, अगर मैं किसी के अंडर में काम कर रहा हूं तो भी मैं वर्कर हूं, यूज इज ओन रिसोर्सेज, जब आप अपने खुद की रिसोर्सेज को यूज करते हो, मेक अ लिविंग इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जब आप सारे रिसोर्सेज अपने इस्तेमाल करते हो, मैं एक अपना खुद का क्लिनिक खोल रहा हूं जिसके अंदर सारे बेड मैंने खरीद के डाला, बिल्डिंग मेरी है या मेरी रेंट पे बिल्डिंग है, उसके अंदर सारे डॉक्टर्स मैंने हायर कर रखे हैं, और मैं खुद भी क्लास एक डॉक्टर हूं, तो वहां पे मैं क्लास पेशेंट्स को ट्रीट करता हूं, साथ में मशीन्स वगैरह सब कुछ क्लास मेरा अपना है, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, यानी अपना खुद का काम कर रहा हूं। यही मैं क्लास डॉक्टर की डिग्री लेके किसी हॉस्पिटल में जाता हूं, वहां काम करता हूं, वहां जाके बैठ के कंसल्टेंसी देता हूं क्लास, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बनाया हुआ है, भाई मैं तो जाके काम कर रहा हूं, मुझे हर महीने 2 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है, दिस इज कॉल्ड अ वेज एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो वर्कर who own and operate enterprise to earn their livelihood as known as self employed। और ध्यान रखना, हमारी कंट्री में ये काम, नंबर भले ही ना याद हो, बट आपको एक बात पता होनी चाहिए, दो बात पता होनी चाहिए। पहले, हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा लोग अपना खुद का काम कर रहे हैं, 52.2% ऑफ वर्कफोर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी मोर देन हाफ पॉपुलेशन बिलोंग टू दिस कैटेगरी, दिस सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी, राइट। इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अ पर्सन मेक्स हिज ओन लैंड, अपने खुद का लैंड, लेबर, कैपिटल, अपना खुद का रिस्क, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि क्लास वो मालिक है तो वो रिस्क को बियर करेगा, लाइक शॉपकीपर हो गया, ट्रेडर हो गया, बिजनेसमैन एक्सेट्रा, वो सब क्या है क्लास आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलेंगे। वेज एम्प्लॉयड, ये इनको हायर वर्कर्स बोलते हैं क्लास, जो किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं और सैलरी ले रहे होते हैं। एन अरेंजमेंट इन विच वर्कर सेल हिज लेबर, अपनी मेहनत बेच रहा है, एंड अर्न वेजेस इन रिटर्न इज नोन एज वेज एम्प्लॉयमेंट। इसको क्लास क्या बोलते हैं? वेज एम्प्लॉयमेंट। बदले में क्लास वो सैलरी लेता है। अंडर वेज एम्प्लॉयमेंट वर्कर इज नोन एज एम्प्लॉय। ध्यान रखना, वेज एम्प्लॉयमेंट में जो वर्कर है इज नोन एज एम्प्लॉय। वर्कर को क्या बोलते हैं क्लास? एम्प्लॉय या हायर्ड वर्कर, ठीक है। और जो बायर ऑफ लेबर यानी जो काम करवा रहा है उसको क्लास बोलते हैं एम्प्लॉयर। मतलब जो काम कर रहा है वो एम्प्लॉय है, जो काम कर रहा है क्लास वो एम्प्लॉयर है। वर्कर डू नॉट हैव एनी अदर रिसोर्सेज, उनके पास लैंड नहीं है, कैपिटल नहीं है, वो रिस्क नहीं ले सकते क्लास, ठीक है। बस उनके पास खुद की लेबर है। 4 चीज चाहिए प्रोडक्शन के लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इनके पास सिर्फ और सिर्फ लेबर है कि भाई हम काम कर सकते हैं, तो वो किसी और के अंडर में काम करेंगे जो कैपिटल, ठीक है, जो लैंड, जो एंटरप्रेन्योरशिप को मिलाएगा, वहां पे क्लास जाके ये काम करेंगे और सैलरी लेंगे। They offer their services, labor services to other and in return they get wages for their services। अब यहाँ पे लेबर का मतलब ये मत समझना कि हर कोई छोटा काम कर रहा है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर वो भी कहीं जाके काम कर रहा है तो वो भी अपनी लेबर दे रहा है, मेहनत दे रहा है, सर्विस दे रहा है, ठीक है, सब है। इफ ए डॉक्टर इज रनिंग हिज ओन क्लिनिक, ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और हाउएवर इफ ए डॉक्टर इज एम्प्लॉयड बाय अ हॉस्पिटल देन इट इज कॉल्ड अ वेज एम्प्लॉयमेंट। इसकी परसेंटेज की बात करते हैं। यार देखो, तुम्हें कुछ याद ना हो इस पूरे चैप्टर में, ये याद होना चाहिए। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें मजा आ रहा है पढ़ने में पूरा का पूरा चैप्टर, तो कमेंट सेक्शन में क्लास इन तीनों को लिख के याद कर लो अच्छे से, और तुम्हें क्लास अच्छे से याद कराने की गारंटी मेरी है। सुनो, अच्छा, अब ना इस जो सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, इसकी भी कैटेगरी है
ये देखो सेल्फ एम्प्लॉयड समझ आ गया, अपना खुद का काम कर रहे हो, वेज एम्प्लॉयमेंट किसी के अंडर में काम कर रहे हो। अब जो जो वेज एम्प्लॉयड है, बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं, वेज एम्प्लॉयमेंट, जहां पे आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि कोई आपको लंबे समय के लिए काम पे रखे कि ठीक है आपकी जॉब लग गई, चलो सरकारी नौकरी, जॉब लग गई टेंशन फ्री, या किसी अच्छी कंपनी में जॉब लग गई, क्लास गूगल में या फिर क्लास HCL में, इन्फोसिस में, विप्रो में, टाटा में, है ना, रिलायंस में लग गई जॉब, चलो लंबे समय तक, या किसी PSU में, क्लास SBI हो गया, क्लास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ऐसे कुछ सरकारी बैंक में जो नौकरी लग गई, लाइक PNB हो गया, आप टेंशन फ्री, चलो मेरी लंबे समय तक जॉब लगी है, मुझे कोई आसानी से निकाल नहीं सकता क्लास, और ये हो गया परमानेंट वर्कर। लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं, जैसे मेरी एक दुकान है छोटी सी, मैंने उसमें एक लड़का रख लिया काम करने के लिए, ठीक है, अब वो काम कर रहा है क्लास, कल को मुझे पसंद नहीं आया काम उसका, या फिर मैं अपने दुकान बंद कर रहा हूँ, या फिर मेरा ऐसे मूड आ गया, मेरी मुंह बहस हो गई, मैंने उसको निकाल दिया, तो उसकी जॉब कोई पक्की जॉब नहीं, आज वो कर रहा है कल जॉब है उसके पास, कोई गारंटी नहीं है। दिस इज कॉल्ड कैजुअल वर्कर, कैजुअली यानी कैजुअल वर्कर। दूसरा क्लास परमानेंट वर्कर, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। तो फर्क है, इसीलिए कहते हैं घर वाले कि पढ़ लिख लो, ताकि आपको जो अगर आप काम भी कर रहे हो तो आप एक रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय यानी परमानेंट एम्प्लॉय रहोगे। कंपनी क्लास आपको बेवजह निकाल नहीं सकता, स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए, वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन आपको निकालने के लिए। तो क्लास ऐसा जनरली निकलते नहीं, जैसे सरकारी वर्कर, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। सो एम्प्लॉयमेंट दो टाइप का है, सेल्फ और वेज। फिर वेज भी दो टाइप का है, रेगुलर वर्कर और कैजुअल वर्कर। सिंपल सी बात है, रेगुलर वर्कर मतलब जब इंगेज हो रहा है क्लास वर्कर किसी कंपनी में, एम्प्लॉयर उसको रेगुलर बेसिस पे पे कर रहा है, जो एम्प्लॉयर है जो काम करवा रहा है वो रेगुलर बेसिस पे पे कर रहा है क्लास, उसको बोलते हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। और ये सिर्फ और सिर्फ 22.8% है, मतलब इनकी तादाद ना लगभग आधा है सेल्फ एम्प्लॉयड से। सेल्फ एम्प्लॉयड 50% या मोर देन 50, 52 पॉइंट समथिंग, और ये कितना क्लास आ गया, जस्ट उसका आधा, 20, आधे से भी कम समझ लो, 22.8% ऑफ इंडिया। जैसे इंडिया में क्लास प्रोफेसर्स हो गए, टीचर्स हो गए, सिविल इंजीनियर, डॉक्टर, चार्ट अकाउंटेंट, ठीक है, वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन कंपनी एक्सेट्रा, दे ऑल्सो गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। लाइक क्लास ये पेंशन है, ठीक है, लाइक क्या है, पेंशन हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, जैसे उनको क्लास सोशल बेनिफिट भी मिलता है ना, उनको कुछ सोशल बेनिफिट मिलता है। सोशल बेनिफिट का सिंपल सा मतलब ये है, सोशल बेनिफिट का मतलब ये है कि उनको क्लास बहुत सारे अलग अलग पर्क्स मिलते हैं, इंसेंटिव मिलते हैं क्लास, ठीक है, उनको रिटायरमेंट टाइम पे एक बहुत मोटी रकम मिलती है, ग्रेचुइटी मिलता है उनको, बहुत मोटी रकम उनको मिलती है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड उनकी सैलरी से पैसा कटता रहता है क्लास, उनको प्रोविडेंट फंड मिलता है। तो ये सारे के सारे क्लास बेनिफिट उनको मिलते हैं। सो इसको बोलते हैं रूरल वर्कर। और कैजुअल वर्कर को ये सब कुछ नहीं मिलता, और ना इनकी जॉब पक्की है, कभी भी निकाल दिया जा सकता है इनको, बेचारे बड़े डिसएडवांटेज कैटेगरी में आ गए। वर्कर हु आर कैजुअली इंगेज एंड इन रिटर्न गेट रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क डन, दे आर टर्म कैजुअल वर्कर। इनको भी वेज मिलता है लेकिन कैजुअली, कभी भी इनको निकाल दिया जा सकता है। दे आर नॉट हायर्ड ऑन परमानेंट बेसिस, दिस मीन्स दे डू नॉट हैव जॉब सिक्योरिटी। आजकल की लाइफ में, सच बता रहा हूँ, रियल लाइफ में मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके कंपनी में काम करते हैं। जॉब सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू हो जाता है, मतलब आप सिक्योर्ड हो कि चलो यार यहाँ पे मैं हूँ 10 साल 15 साल, ये बड़ा रिस्क है। तो इसीलिए आपने देखा होगा आजकल जॉब सिक्योरिटी बहुत ख़राब है, इसीलिए आजकल हर एक इंसान को सरकारी नौकरी चाहिए। मेरे घर वाले भी यही कहते हैं, बेटा जो तू पढ़ा रहा है ठीक है, बच्चों को पढ़ा रहा है, जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, लेकिन एक सरकारी नौकरी के फॉर्म भर दे या फिर प्रिपेयर कर ले, इतना बच्चों को ज्ञान देता है तो खुद भी निकाल सकता है। तो वो कहीं ना कहीं रहता है हर एक पेरेंट्स को कि यार जॉब सिक्योरिटी जरूर है, और सरकारी नौकरी में क्लास आपकी जॉब सिक्योर है, लग गई तो लग गई। इसीलिए क्लास हर कोई आज सरकारी नौकरी चाहता है क्लास, ठीक है, कि जॉब सिक्योर है तो यार आज सब कुछ है तो कल भी रहेगा, और सैलरी बढ़ेगी ही, काम घटेगा ही, कोई निकाल नहीं सकता, ठीक है। रेगुलर इनकम, सोशल बेनिफिट, कैजुअल वर्कर कंट्रीब्यूट 45% ऑफ इंडियन वर्क, तो इनको ये सब नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें मिलती है रेगुलर साइड एम्प्लॉय, कैजुअल वर्कर को कुछ नहीं मिलता। कंपनी में भी आज आपको भर्ती करेंगे, 6 महीने पहले ट्रायल पे देखेंगे, 6 महीने बाद जाके क्लास कंपनी के पेरोल पे आपको एनरोल करेंगे, नहीं कंपनी के नाम, कंपनी का आई कार्ड आपको 6 महीने बाद मिलेगा। क्योंकि अगर आप एक बार रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय बन गए ना तो कंपनी आपको इजीली निकाल नहीं सकती, और कंपनी अगर आपको निकालेगी भी तो आपको अच्छा खासा कॉम्पनसेशन देगी। यही हुआ कोविड टाइम पे, जो परमानेंट थे उनको निकाला नहीं गया, कैजुअलों को निकाल दिया गया, और अगर किसी परमानेंट को निकाला भी तो उसे अच्छा खासा कॉम्पनसेशन अगले 3 महीने 6 महीने की सैलरी देकर, कि भाई अगले 6 महीने आप ढूंढोगे जॉब तो उसकी सैलरी दे के निकालते हैं। इसको बोलते हैं सोशल बेनिफिट, जो कि कैजुअल वर्कर को नहीं मिलता है, और ये 25% है। तो आपको डाटा समझ आ गया। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो
52.2% है। बाकी जो बचा क्लास 47.8% वो आपका आ गया क्लास वेज वर्कर आ गया। वेज के दो पार्ट है, कैजुअल और रेगुलर। रेगुलर में क्लास सबसे कम 22.8, इसमें 25, तो 52.2, और लास्ट में जो सबसे ज्यादा है वो कैजुअल है 25%, बचा जो है वो क्लास रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय 22.8%, सबको मिला के 100%। तो जो भी लोग काम कर रहे हैं वो इसी तीन कैटेगरी में है। कुछ अपना काम कर रहे हैं 52.2, कमेंट सेक्शन में जाओ, आर फॉर रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय और सी फॉर कैजुअल वर्कर, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड 52.2, बचा 22.8, ये किसके अंदर क्लास आ गया आपका रेगुलर में, और कैजुअल में 25। तो इस तरीके से क्लास आप तीनों को याद कर लोगे। आई नो आप लोगों को याद हो चुका है, तो एक लाइक जरूर कर लेना, ठीक है वीडियो को। नेक्स्ट आते हैं क्लास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर। धीरे से आराम से समझेंगे आपको, ये पेपर में आपको ऑलरेडी बना हुआ आएगा एंड यू हैव टू एक्सप्लेन। सच कहूँ तो मैं तुम्हें डाटा याद करवा भी दूंगा, कॉपी खोल के बैठो, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है ना जो मैं तुम्हें कमेंट में नहीं बोलूंगा या लिखना पड़ेगा। सुनो, हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रोजगार की जेंडर बेसिस पे कि मेल वर्कर के पास कितना रोजगार है और फीमेल वर्कर के पास कितना रोजगार है, वो भी अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयमेंट। तो अगर हम देखें तो ये जो है क्लास वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मैं ये देख रहा हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयड काम में जो मेल वर्कर है वो 52% है और फीमेल वर्कर भी 52% है। मैं किसी एरिया बेसिस पे नहीं कर रहा है इसको ऑल ओवर टोटल बेसिस पे कर रहा हूँ। तो मेल और फीमेल वर्कर की तादाद जो है 52.2% है क्लास, यानी कि मेल वर्कर 52% और फीमेल वर्कर भी 52%। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जितने भी मेल वर्कर हैं उसमें से आधी जनता जो है अपना खुद का काम कर रही है, 52% समझ लो, और जितने भी फीमेल वर्कर है उनका भी 52% लगभग जो है वो काम कर रही है अपना खुद का। ठीक है, ये सर समझ आ गया। 52 इसका भी, 52 इसका भी, ये हो गया क्लास आपका सेल्फ एम्प्लॉयड। अब बात करते हैं रेगुलर वर्कर। यहाँ पे है बहुत इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें लिखनी है पेपर में, अगर डायग्राम आता है लिखने के लिए। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय की अगर मैं बात करूं तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय मेल वर्कर की ज्यादा है, 24% है। समझ रहे बात को, जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय है वो मेल वर्कर की जो है वो ज्यादा है, वो 24%। ऐसा टेबल ही बन सकता है, 24% है। लेकिन महिलाओं में ये है सिर्फ और सिर्फ 21%, क्योंकि महिलाओं को लंबे समय तक काम करने की कंपनी सोचती है कि भैया ये तो शादी हो जाएगी, इसके बच्चे हो जाएंगे, इसको मैटरनिटी लीव भी चाहिए आगे चल के, तो भैया हम उसको लंबे समय तक नहीं रखते, उसको कैजुअल रखते हैं ज़्यादातर। और मेल वर्कर क्लास की वो लंबे समय तक काम करे। कभी आपने देखा है कि शादी हुई लड़के ने जॉब छोड़ दी? आप हमेशा देखते हो शादी होती है लड़की जॉब छोड़ती है। तो यही मेरे कहने का सेंस है कि इस डिफरेंस की वजह से आप देखोगे कि जो रेगुलर जॉब है, इवन जिस जॉब में हाई एफर्ट हाई स्किल्स की जरूरत होती है ना, वो जॉब क्लास आमतौर पे मेल कैंडिडेट्स को दी जाती है। ठीक है, ये डिफरेंस पहले से कम हो रहा है बट दी जाती है, क्योंकि आप अगर देखोगे जैसे मेल की बात करें, उसे 2 दिन ऑफिस में रुक के काम करना पड़े तो वो कर लेगा, बट क्या किसी महिलाओं को ये अलाउ होगा कि आज जो काम वर्कलोड ज़्यादा है तो आज मैं घर नहीं आऊँगी 2 दिन तक? ऐसा नहीं होता। जनरली हमारी सोसाइटी इसको अलाउ नहीं करती, इतनी डेवलप अभी नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज में महिलाओं की तादाद थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू मेल। बाकी कैजुअल वर्कर में मेल वर्कर जो है वो 24% है, जबकि फीमेल वर्कर क्या है वो ज़्यादा है, 27%। तो ये हो गया, सीधी सी बात है, जनता अगर यहाँ ज़्यादा चली गई तो यहाँ कम बचेगी ना। तो 52 24 24 याद हो गया मेल का, इसका 52 21 27, या 2 भी याद कर लो, 52 21 बचा क्या है 27, या फिर ऐसे याद कर लो ये दोनों बराबर है। 50 ये क्लास 3 कम है तो 21 और ये 3 ज़्यादा है, तो 24 + 3 -3 21, 24 + 3 27, ऐसे याद कर लो। याद हो गया ना? मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, देखो कैसे याद करते हैं, देखो कैसे याद करते हैं क्लास। ठीक है, चेक करो। मेल फीमेल सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है 52 52, ठीक है, और जो रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय हो गया, कैजुअल वर्कर हो गया, ये तो बराबर है 24 24। इसमें 3 माइनस करो, इसमें 3 प्लस करो, हो गया खत्म। ट्रिक समझ आई तो जरा मुझे बताना कि आपको आया कि नहीं याद। ठीक है, रट्टा मत मारो, भले ही मैं कहता हूँ दिमाग में स्टोर रखो, एक्सप्लेन करना सीख लो अच्छे से, उतना ही काम आएगा, बट फिर भी मैं तुमको कहता हूँ क्लास कि रट्टा भी मारना हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन। अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट का, ये रीजन के हिसाब से, रेगुलर सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया और कैजुअल वर्कर हो गया। लेकिन अब पहले हमने मेल फीमेल के बेसिस पे किया था, अब हम रीजन के बेसिस पे करेंगे, मतलब अर्बन और रूरल। तो ये हो गया क्लास परसेंटेज बार डायग्राम, जहाँ पे क्लास से ऊपर आ गया पूरा 100%। तो 100% जो है
टोटल वर्कर है अर्बन एरिया में, जिसमें से अगर आप देखोगे ना, जिसमें से ये लाइन है क्लास ऐसी, जिसमें से लगभग 47% वर्कर जो है, 47% वर्कर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड। आप देखोगे ना, ये रहा ब्लू कलर है, ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यानी कि अर्बन एरिया में लगभग 47% लोग अपना खुद का काम कर रहे हैं, और रूरल एरिया में यही परसेंटेज जो है वो 58% है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि अपना खुद का जो काम कर रहे हैं, अगर मे भी आप लोग शहर में रहते हो तो आपने देखा होगा सब लोग काम ही कर रहे हैं, जॉब वॉब पे जा रहे हैं, भीड़ बहुत है। लेकिन अगर आप रूरल एरिया में रहते हो, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, तो आपको लगेगा कि यार लोग अपना काम जो कर रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपना खुद का कोई दुकान धंधा छोटा मोटा, दूध बेच रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं अपना खुद का काम कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, पॉल्ट्री कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री, पशु पाल रहे हैं, मछली पाल रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, अपना खुद का काम ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं। अब हमें इतना समझना चाहिए कि हमारे इंडिया में अर्बन एरिया कम है बहुत, एज कंपेयर टू रूरल एरिया बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखोगे अर्बन वर्कर जो है वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड वाला काम कर रहे हैं, वो 40% लोग हैं। अब इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, क्योंकि मैं अर्बन वर्कर की बात कर रहा हूँ, मैं अर्बन मेल अर्बन फीमेल की बात नहीं कर रहा। तो अर्बन एरिया में 47% लोग अपना खुद का काम करते हैं, जबकि रूरल एरिया में ये तादाद 58% है, 11% ज़्यादा है। रेगुलर सॉरी दूसरा क्या है, कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर अर्बन एरिया में सिर्फ 15% है, जबकि यहाँ पे क्लास 29% है। यानी कि कैजुअल वर्कर जो है मेल फीमेल दोनों को मिला के रूरल एरिया में ज़्यादा है। तो रूरल एरिया में कैजुअल वर्कर जो है क्लास मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे ज़्यादा एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। और रूरल एरिया में आपको रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय मिलेंगे क्लास बहुत कम, जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड मिलेंगे बहुत ज़्यादा। अब रेगुलर सैलरी मतलब पक्की नौकरी, तो पक्की नौकरी की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा किस में है क्लास, एक सेकेंड, रेगुलर सेल्फ एम्प्लॉय 40, सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास 47 लगा दे गलती से ना, 38 है, ये 38 है, ये है 47, ये 38 है, 20% समझ लो ज़्यादा। मैं रिपीट कर देता हूँ क्लास, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय क्लास अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा है और रूरल एरिया में सबसे कम। मैं फिर से रिपीट करूँ, ध्यान से देखो, सेल्फ एम्प्लॉयड अर्बन एरिया में है क्लास 38%, जबकि यही सेल्फ एम्प्लॉयड रूरल एरिया में 58%, 20 ज़्यादा। तो आपको एक्सप्लेन करना है क्यों, इसका रीज़न क्या है क्लास, क्योंकि जो रूरल जो ये अर्बन एरिया है ना, इसमें क्योंकि एजुकेटेड लोग हैं तो उनके पास बहुत डाइवर्सिफाई ऑप्शन है काम करने का, तो उनको आसानी से जॉब मिल जाती है कहीं ना कहीं। और खुद का काम करने के लिए बहुत बड़ा लेवल पे संसाधन चाहिए, आपको बड़ी कैपिटल चाहिए, जो कि क्लास यहाँ पे मुश्किल है। अर्बन एरिया में आसानी से क्लास अपना खुद कोई काम कर सकते हो। यहाँ पे क्लास आपको बहुत सारे वेरियस ऑप्शंस नहीं है। लाइक अर्बन एरिया में अगर मैं गाँव में रहता तो मेरे को कहीं ना कहीं जॉब मुझे बहुत कम मिलता, फैक्ट्री कम है रूरल एरिया में, इतनी ज़्यादा फैक्ट्री नहीं है, इतनी ज़्यादा क्लास कंपनीज नहीं, इतना डेवलपमेंट नहीं है, तो मैं जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अपना खुद का खोल के बैठ जाऊंगा। तो इसीलिए क्लास रूरल वर्कर में, रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की तादाद जो है वो ज़्यादा है। लेकिन अब रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय की तादाद रूरल एरिया में बहुत कम है, क्योंकि एजुकेशन है नहीं वहाँ पे, और अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा है क्लास, क्योंकि एजुकेशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब अवेलेबिलिटी है। अब गाँव के लोगों को पूछो डॉक्टर इंजीनियर यही पता है, लेकिन अब इसके अलावा क्लास कितने सारे डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब होते हैं वो अर्बन एरिया में मिलते हैं, तो वहाँ पे रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयज ज़्यादा है। कैजुअल वर्कर क्लास गांव में आपको ज़्यादा मिलेंगे 29%, जबकि कैजुअल वर्कर अर्बन एरिया में बहुत कम है, विच इज़ ओनली 15%। बिकॉज क्लास अर्बन एरिया में घर परिवार चलाना बड़ा मुश्किल है, तो कैजुअल वर्कर की तादाद थोड़ी सी कम है, क्योंकि ये लोग क्लास अपना घर परिवार भी सही से नहीं चला पाते, दिक्कत होती है, डेफिशिएंसी रहती है। तो ये पूरा चार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाई रीजन, ठीक है, रूरल और अर्बन एरिया के बेसिस पे कौन से लोग किस किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है अलग अलग सेक्टर में क्लास, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना है, ये तुम्हें याद करना है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूँ एग्जामिनेशन में तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, बट लेकिन मैं कहता हूँ भैया तुम्हें ये अच्छे से याद भी होना चाहिए। 3 सेक्टर है क्लास, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्चरी सेक्टर, ठीक है। ये तीन तरह के सेक्टर्स हैं। प्राइमरी सेक्टर ऑब्वियसली क्लास एग्रीकल्चर आ जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्लास फैक्ट्री के जो भी प्रोडक्शन का काम है, और सर्विस सेक्टर यानी कि क्लास सामान तक पहुंचाने का काम, बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब क्लास आ गया आपका टर्चरी सेक्टर के अंदर। अगर आपको इनमें कोई भी दिक्कत हो कॉमेंट में मेंशन कर देना है क्लास, मैं आगे चल के क्लास आपको अच्छे से बता भी दूंगा ये। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट सेक्टर, सारा डेटा 17-18 का लिया है। तो ये सबसे पहले ये प्राइमरी सेक्टर, तो हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा लोग खेती बाड़ी पे एंगेज है, ये 75% था ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में, और उससे पहले 85%, अभी ये चल गया क्लास ओनली 45% रह गया है। यानी कि अगर हम बात करूँ कि 45% लोग हमारी कंट्री में आज भी खेती बाड़ी करते हैं। तो पहला डेटा क्लास कितना, प्राइमरी का कितना 45, सेकेंडरी सेक्टर में क्लास जो है वो 24% लोग हैं जो काम कर रहे हैं,
और जो टर्चरी सेक्टर है वो है 31। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में टर्चरी सेक्टर का है। सबसे ज़्यादा मालदार पार्टी जो है ना वो टर्चरी सेक्टर है, पैसा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट हो रहा है जीडीपी में, ठीक है, तो वो टर्चरी सेक्टर है। सर्विस सेक्टर है, इनविजिबल है, बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रैवल। अब जो सेकेंडरी सेक्टर है क्लास वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो है 24%, प्राइमरी है 45। तो 45% लोग जो है एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ टोटल, चाहे वो कैसे भी काम कर रहे हो, चाहे रेगुलर साइड एम्प्लॉय हो, चाहे वो क्लास सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे वो कैजुअल वर्कर हो, 45% लोग खेतीबाड़ी से रोजगार ले रही है। मतलब जिन लोगों को रोजगार मिल रहा है वो सारे लोग अगर 100 हैं तो उसमें से 45 लोग खेतीबाड़ी करते हैं, 24 लोग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग में 31%, टर्चरी सेक्टर में 45, 24 और 31, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी 45, ठीक है, रट्टा नहीं मारा, समझना है। ये 24 है तो बचा कितना क्लास 31, तो ये हो गया आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी, सीनियर टर्चरी। टर्चरी में 31, प्राइमरी में क्लास कितना है 45, और बचा बचा सेकेंडरी में क्लास 24। इस तरीके से आप इसे याद कर लो, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर। तो सबसे ज़्यादा लोग रोजगार आज भी हमारे यहाँ खेतीबाड़ी से ही लोग ले रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे ऐसा हो सकता है कि तीनों बराबर हो जाए या फिर टर्चरी सेक्टर ओवरराइड कर जाए। बट ये 17-18 के डेटा के अकॉर्डिंग है और यही क्लास आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है। रूरल और अर्बन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रूरल एरिया में अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्चरी सेक्टर में कितने % लोग काम करते हैं। तो हमने नोटिस किया कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, सबसे ज़्यादा। सेकेंडरी सेक्टर में क्लास उससे कम लोग काम करते हैं और टर्चरी सेक्टर में क्लास उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं। ये तो टोटल था, यहाँ पे रूरल और अर्बन का कोई क्लासिफिकेशन नहीं था। इस चैप्टर में डाटा भरा हुआ है इसलिए बच्चों को बोरिंग लगता है, बट यकीन मानो क्लास इतना बोरिंग नहीं है अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, बेसिक चीज़ें समझो। अपने देश के बारे में ही जब आप इतना नहीं जानोगे तो कैसे काम चलेगा। आप कम से कम फिगर मत याद करो, बट हाँ कौन सबसे ज़्यादा है वो तो ध्यान रख सकते हो कि प्राइमरी कई बार थ्योरी में आता है बिना फिगर के, सबसे ज़्यादा क्या है, एरो बना के कौन किससे ग्रेटर देन है, तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा है, उससे कम है टर्चरी, उससे कम है सेकेंडरी। और ये क्या है, यह एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हमारी कंट्री में जो भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है ना उसमें से 45% लोग खेतीबाड़ी में काम करते हैं, 31% लोग टर्चरी में, बाकी मैन्युफैक्चरिंग में। तो अब हम इसी एम्प्लॉयमेंट को अलग अलग एरिया यानी कि रीजन बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, रूरल एम्प्लॉयमेंट और अर्बन एम्प्लॉयमेंट विद रीजन। मैं तुम्हें जो रीजन बता रहा हूँ ना दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, कि कोई चीज़ अगर ज़्यादा है तो क्यों है, कोई चीज़ कम है तो क्यों कम है, ठीक है। तो अगर बात करें रूरल एम्प्लॉयमेंट में, तो रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा लोग खेतीबाड़ी में काम करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 60% लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में यानी कि खेतीबाड़ी में इन्वॉल्व हैं रूरल एरिया में, ठीक है। जबकि अर्बन एरिया में अगर आप देखोगे बिल्कुल अपोजिट, सिर्फ 6.6% लोग, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं क्लास रूरल एरिया में। वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन, वहाँ पे लोगों के पास लैंड है, वहाँ पे सारे लोग यही काम कर रहे होते हैं, मतलब गांव में हर कोई थोड़ी बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी तो कर ही रहा है। अर्बन एरिया में क्लास नहीं, लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। तो रूरल एरिया में जो रोजगार सबसे ज़्यादा सेक्टर देती है वो है प्राइमरी सेक्टर, और अर्बन एरिया में क्लास सबसे कम जो देती है वो है प्राइमरी सेक्टर। दूसरा सेकेंडरी, रूरल एरिया में सेकेंडरी सेक्टर है क्लास आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्लास लगभग 20.4% लोग को रोजगार दे रही है। मतलब रूरल एरिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, क्योंकि इतना वास्ट, इतना डेवलपमेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो 24% लोगों को रोजगार देती है। और सबसे कम है क्लास आपका टर्चरी सेक्टर, सबसे ज़्यादा क्या है क्लास प्राइमरी। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है क्लास प्राइमरी, प्राइमरी से जो कम है वो क्या है क्लास आपका सेकेंडरी, सेकेंडरी से कम जो है वो है क्लास टर्चरी। तो सबसे ज़्यादा रोजगार दे रही है प्राइमरी, उससे कम है सेकेंडरी, उससे कम है टर्चरी। और टर्चरी सेकेंडरी में देखोगे तो सेकेंडरी ज़्यादा रोजगार दे रहा है, 20.4% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और सेकेंडरी और प्राइमरी में देखोगे तो प्राइमरी 60% जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे अर्बन एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो अर्बन एरिया में देखोगे तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे कम 6.6 और सबसे ज़्यादा किसमें है क्लास टर्चरी सेक्टर में। तो बिल्कुल उल्टा, उसका टी सबसे लास्ट में था, इसका टी सबसे पहले आएगा, फिर सेकेंडरी सेक्टर में क्लास 34 और फिर जाके क्लास आएगा प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी यहाँ पे क्या है क्लास प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी, यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे है प्राइमरी में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है टर्चरी में, यहाँ सबसे कम टर्चरी में है, और यहाँ सबसे कम किस में है क्लास अर्बन एरिया में
प्राइमरी। तो ये बहुत बेसिक सा है, अगर आप इसको फिगर को ना याद रखो तो कम से कम ये फिगर छोड़ दो आप, लेकिन हाँ अब ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं क्लास टर्चरी में, थोड़े से उससे कम सेकेंडरी में और सबसे कम प्राइमरी में। रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं प्राइमरी में, उससे कम सेकेंडरी में और सबसे कम टर्चरी में। टर्चरी सर्विस सेक्टर है क्लास, वहाँ पे हाई स्किल्स चाहिए क्लास, वहाँ पे हाई इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ चाहिए, जो कि रूरल एरिया में मिलता नहीं है। थोड़े बहुत कारखाने जरूर हैं जिसकी वजह से क्लास 20.20 लगभग 20.4% लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं। एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लगभग 60%, और यही परसेंट आसपास इसका टर्चरी सेक्टर का है। तो एम्प्लॉयमेंट कैसे कैसे अलग अलग सेक्टर में दिया जा रहा है, अलग अलग रीजन में, ये था ये वाला चार्ट, राइट। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेल फीमेल इन डिफरेंट सेक्टर। अभी तक हमने सेक्टर देखा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी, रीजन के हिसाब से भी देख लिया। अब मेल फीमेल में, तो ये है क्लास मेल वर्कर की तादाद और ये है क्लास परसेंटेज बार डायग्राम। तो ये दोनों टोटल 100% ये हो गया फीमेल वर्कर्स। अब है प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में क्लास 41 मतलब मेल लोग जो है वो 41% मेल लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, जबकि यहीं पे फीमेल की बात करो 57% फीमेल जो है वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही हैं। ध्यान सुनना मेरी बात, इससे मुझे ये तो पता चलता है, मैं यहाँ पे रूरल और अर्बन की बात कर नहीं रहा, हम यहाँ पे टोटल ले रहे हैं, हम यहाँ पे रूरल अर्बन की बात नहीं कर रहे, हम टोटल ले रहे हैं। तो टोटल में मुझे ये पता चला कि लगभग 41% लोगों को जो रोजगार मिल रहा है, ये चैप्टर का नाम एम्प्लॉयमेंट है तो हम सिर्फ रोजगार की बात कर रहे हैं, हम जीडीपी की नेशनल इनकम की बात नहीं कर रहे। 41% जनता प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है, वो मेल है, ठीक है, और 57% लोग जो है फीमेल हैं जो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। मतलब हमारी जो टोटल फीमेल है, क्योंकि ये टोटल 100% फीमेल है, 100 महिलाएं हैं तो 57 महिलाएं जो है वो खेतीबाड़ी कर रही हैं, और अगर 100 मेल हैं परसेंटेज में तो 41 मेल जो है वो खेतीबाड़ी कर रहे हैं। तो खेतीबाड़ी करने में, एग्रीकल्चर करने में क्लास ज़्यादा रोल महिलाओं का है। महिलाओं को सबसे ज़्यादा सुइटेबल अगर कोई जॉब लगती है तो वह एग्रीकल्चर करना। गाँव में आप देखोगे जितनी भी खेतीबाड़ी होती है, फसल की बुआई से लेके कटाई या छाटना उसको, या जो भी कोई काम कर रहे हैं वो जरूर उसमें क्लास महिलाएं एंगेज रहती हैं, ठीक है। तो ये इसका रीज़न हो गया। एक एक दो लाइन में लिखना होता है रीजन, आजकल लिखने पे ज्यादा फोकस नहीं है, रोड लर्निंग की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करो डायग्राम को, अपनी भाषा में लिखो। हाँ क्लास इंग्लिश का ऐसे प्रयोग करो कि अगले बंदे को रीड करके समझ आ जाए, बस हाईटेक इंग्लिश नहीं चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेल लोग क्लास ज़्यादा काम करते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल 18, क्योंकि देखो यार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ना फिजिकल वर्क बहुत होता है, जिसकी वजह से क्लास महिलाओं की तादाद वहाँ पे कम है और मेल की तादाद एज कम्पेयर टू महिलाएं वो ज़्यादा है। अगर 100 मेल काम कर रहे हैं जिसमें 27 मेल मेहनत का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम जो होता है ना उसमें मतलब जो है आपको पावर की ज़रूरत पड़ती है, महिलाएँ क्लास थोड़ा सा कम इस सेक्टर में इंगेज होती हैं। और टर्चरी सेक्टर की बात करें और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अगर इसको मैं और रूरल अर्बन में क्लासिफिकेशन कर दूं तो रूरल एरिया में क्लास जो है ये महिलाएं मैन्युफैक्चरिंग जो करती हैं वो थोड़ा सा कम है, और मेल जो है वो क्लास ज़्यादा करता। अर्बन एरिया में देखोगे मोस्टली मैन ये काम कर रहे होते हैं जो है सेकेंडरी सेक्टर का काम, ठीक है। सो मैं रिपीट कर रहा हूँ क्लास, 41% मेल प्राइमरी सेक्टर में है, 27 सेकेंडरी सेक्टर में है, जबकि महिलाएं 57% प्राइमरी में, बट सेकेंडरी में इट्स ओनली 18%। टर्चरी सेक्टर की बात करें 33% मेल वर्कर टर्चरी सेक्टर में है और 25 ही हैं क्लास फीमेल। टर्चरी सेक्टर में क्लास मैंने आपको बताया कि टर्चरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, मैं यहाँ पे अर्बन रूरल की बात नहीं कर रहा, मेल फीमेल की बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे हो रहा है, मेल फीमेल की बेसिस पे हो रहा है। तो टर्चरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर, जहाँ पे हाई स्किल्स जरूरत होता है, जहाँ पे हाई क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, तो उसी वजह से क्लास वहाँ पे मेल को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है और फीमेल को प्रेफरेंस कम, क्योंकि क्लास वहाँ पे फीमेल का जॉब भी कंटिन्यू नहीं चलता है, प्लस उनके पास इतनी हाई क्वालिफिकेशन नहीं होती। माँ बाप कई बार महिलाओं को पढ़ाने से मतलब रियली आप सोच के बड़ा मतलब आपको ताजुब होगा, लोग ये भी सोचते हैं कि यार महिलाओं को इतना पढ़ा दिया लड़की को तो उसकी शादी नहीं हो पाएगी, इतना अगर पढ़ लिख लेगी तो इसके लिए लड़का कहाँ से मिलेगा। तो मतलब ये एक थिंकिंग है सोसाइटी की, गॉड नोस क्यों ऐसी थिंकिंग है कि भाई लड़का जो है वो थोड़ा सा ऊपर ही होना चाहिए सोसाइटी में एज कम्पेयर टू लड़की। मतलब हम बड़े घर में लड़की को देंगे, ठीक है, लड़का ऊपर होना चाहिए, नीचे वालों को देंगे नहीं, फिर ये प्रॉब्लम रहती है कहीं ना कहीं सोसाइटी की। यार उसकी हमें बात नहीं करनी। तो हमें ये देखना है कि जो ये सिर्फ सोसाइटी की प्रॉब्लम है, सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन भी, कंपनी की भी प्रॉब्लम है। लॉन्ग टर्म के लिए जॉब पे रखना हो, पक्की जॉब देनी है, तो वो मेल को प्रेफर करते हैं कि भाई इससे हम एक्स्ट्रा काम करा सकते हैं, चीज़ें करा सकते हैं, इतनी छुट्टियों की डिमांड नहीं होगी एज कम्पेयर टू क्लास फीमेल, राइट। तो 33% ऑफ मेल पॉपुलेशन आर इंगेज्ड इन टर्चरी सेक्टर।
बस रूरल अर्बन की कोई बात नहीं कर रहा। 33% ऑफ मेल पॉपुलेशन, 1/3 पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं टर्शरी सेक्टर में इंगेज है, जबकि फीमेल में ये 1/4 पॉपुलेशन है, ओनली 25% पॉपुलेशन। तो एक एक चार्ट पे, एक एक टेबल पे आपको लगभग आधा आधा घंटा बिताना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा, इसके एक्सप्लेनेशन को बुक से रीड करनी पड़ेगी आपको, तब जाके क्लास ये चैप्टर स्ट्रांग होगा। 8 ही चैप्टर तो है क्लास इंडियन इकोनॉमी में, तो आपको टाइम तो देखो देना पड़ेगा। ऐसे नहीं एक बार देखते ही सर याद भूल गए, इसे 3 से 4 बार इस डायग्राम को बनाओ, फिगर को लिखो, अब देखो कैसे रिलेशनशिप बना सकते हो इनके बीच में। ये 41 है, ये 57 है, ये 27 है, थोड़ा सा उससे कम है, ये 33 है, थोड़ा सा उससे कम है, मतलब खेतीबाड़ी सबसे ज्यादा, बाकी दोनों सेक्टर कम कम है। फिगर एक बार को भूल भी गए तो अराउंड पता होना चाहिए, आसपास, तो भी बात बन जाएगी। इसे एक एक करके नंबर याद नहीं करना, जो याद करना था मैंने बोल दिया, ये आपको याद नहीं करना कौन ज्यादा कौन कम है, बस आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, जॉबलेस ग्रोथ। आज हमारी इकोनॉमी में सेम ये चीज प्रैक्टिकली देखने को मिल रही है। जितने भी क्लास डेवलपिंग और डेवलप नेशन है उनमें सेम देखने को मिल रहा है कि जो मशीन है ना वो ह्यूमन को रिप्लेस कर रहे हैं। देख रहे हो, मशीन आ रहा है, कह रहा है मैं इस काम को करूंगा, रोबोटिक सिस्टम आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सारा का सारा काम जो पहले इंसान करते थे, लेबर करते थे, उसकी जगह मशीन काम कर रहा है। कंपनी भी मशीन से काम कराना प्रेफर करती है। मशीन बीमार नहीं पड़ता, मशीन को कॉम्पनसेशन नहीं देना, मशीन को बोनस नहीं देना है, मशीन को ग्रेचुइटी नहीं देना, मशीन हमारे लिए हड़ताल नहीं करेगा, मशीन हमारे सीक्रेट को लीक नहीं करेगा। तो मशीन से काम कराओ ना, मशीन थकेगा नहीं 1 घंटे बाद। मशीन के साथ इनफॉर्मल कुछ नहीं है, सब मशीन ऑन कर दिया, काम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, थकेगा नहीं। समझ रहे हो बात को? तो ये फायदा, हाँ पैसा बहुत लगता है बट कंपनी रेडी है। वर्कर को मशीन से क्लास क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब कि सॉरी मशीन को ला रहे हैं और वर्कर को हटा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। एग्जांपल से ये इमेज आपको बहुत अच्छे से बता पाएगी। इट रेफर्स सिचुएशन वेयर जीडीपी ऑफ इकोनॉमी इंक्रीजेस। देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, ये जीडीपी है देश की, वो तो ग्रोथ हो रहा है, जॉब नहीं आ रही। लेकिन due to innovative technology without increase the level of employment, because companies are trying to achieve their target through efficient technology without the use of manpower। आपने टेक्नोलॉजी तो लगाएंगे अच्छी, मैन पावर जो है वो क्लास नहीं यूज करना चाहते, चाहते हैं तरक्की हो लेकिन क्लास हमारे लेबर ना लगे, मशीन लगाएंगे। तो जॉबलेस ग्रोथ, देश तरक्की कर रहा है बट जॉब नहीं मिल पा रही, लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। आपको पता है विदाउट ड्राइवर के गाड़ियां चल रही हैं, वेंडिंग मशीन्स चल रही हैं, क्लास ऑटोमेटेड मशीन चलती हैं। आप दुकान में जरूरत नहीं, मेट्रो में जाओ क्लास, वहाँ पे आपको कार्ड खरीदने के लिए, बेचने के लिए मशीन लगी हुई है। वो इंसान पहले थे, वो गए, तो जॉब तो छूटी ना। ऐसी क्लास गूगल भी देखो कितने जॉब निकाल रहा है, और ट्विटर ने कितने सारे लोगों को कंपनी से जो है निकाला, गूगल ने कितने लोगों को थ्रू आउट किया। इसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं क्लास एम्प्लॉयज़ को, अन अकेडमी का देख लो, अभी कितने सारे लोगों को जो है वो अन अकेडमी निकाल रहा है, चाहे वो किसी भी रीज़न से निकाल रहा हो। तो अन अकेडमी है, बाईजूस है, ऐसे बहुत सारे और कंपनीज जो क्लास वर्कर्स को, अपने यहाँ काम करने लोगों को निकाल रही हैं। दिस इज कॉल्ड क्लास जॉबलेस ग्रोथ। देश की जीडीपी बढ़ रही है, मशीन से काम किया जा रहा है, लेकिन लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो डिपेंडेंसी है एम्प्लॉयमेंट की प्राइमरी सेक्टर में, वो कम होती चली जा रही है, सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर में बढ़ता चला जा रहा है। इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरिया एंड दे आर मेजरली डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। इट शोज दैट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल इज गेटिंग एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। और आपने देखा भी कितने परसेंट था, 45%। 45% लोग प्राइमरी सेक्टर से रोजगार ले रहे हैं, सेकेंडरी में 24। इसलिए मैं कहता हूँ ये डेटा याद रखना, कोई डेटा भूल जाओ ठीक है, बट ये डेटा ध्यान रखना क्लास, क्योंकि ये डेटा आप जब लिखोगे ना अपने आंसर में, 4 चांद लगा देगा आपका आंसर में। इट शोज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बीइंग गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर, बट दिस परसेंटेज इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग बिकॉज अर्बनाइजेशन। धीरे धीरे क्या हो रहा है, रूरल एरिया को अर्बनाइज किया जा रहा है। कल तक ये रूरल एरिया था, यहाँ पे अच्छी सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, SEZ ला दिया, तो इसकी वजह से ये एरिया ग्रो कर गया। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे क्लास फैक्ट्रीज आती हैं, एक्सपोर्ट कंपनीज आती हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो क्या रहा है क्लास कि एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर लैंड खत्म कर दे रहे हैं। कौन खेतीबाड़ी कराना चाहता है आज अपने बच्चों से? अपने माँ बाप से पूछो कि आप मुझे पढ़ा लिखा के खेतीबाड़ी करवाओगे? आंसर इज नो। बोलेंगे हमें खेतीबाड़ी नहीं करवानी, हमें खेतीबाड़ी नहीं करानी, तभी तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो फिर एग्रीकल्चर में परसेंटेज लोगों का कहीं ना कहीं कम होगा। अब तुम लोग सब पढ़ लिख के क्या करोगे? फिर कहीं ना कहीं फैक्ट्री में जाओगे, अपना खुद का काम करोगे, या फिर क्लास सर्विस सेक्टर में जाओगे।
इन अर्बन एरिया सेकेंडरी एंड टर्चरी सेक्टर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट मोर देन द प्राइमरी सेक्टर। तो अर्बन एरिया में क्लास जो है वो ज़्यादा लोग सेकेंडरी सेक्टर और टर्चरी सेक्टर में काम करते हैं, रूरल एरिया में ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। बिकॉज पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस प्रोवाइडिंग, परसेंटेज ऑफ पीपल गेटिंग एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्चरी सेक्टर हैज़ बिन इंक्रीज। तो ये क्लास आपको ट्रेंड भी देखने को मिल जाएगा। तो ये ट्रेंड है। प्राइमरी सेक्टर में पहले 72 73 में 73% लोग काम 74.3% लोग काम कर रहे थे, जबकि फिर 93 94 में कम हो गया 64, फिर 2011-12 में और कम हो गया, 17-18 में और कम हो गया। सेकेंडरी सेक्टर में पहले 10% लोग थे, टर्चरी में 14, देखो ये नंबर कंटिन्यू बढ़ रहा है, 10 से 16, 14 से 20, 16 से 24, 24 से फिर 24.4, बढ़ ही रहा है थोड़ा बहुत, और ये भी क्लास कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो आप देखोगे कि 1972 से 1973 से 2017 17-18 तक कितना इंक्रीज है, 74% लोग, लगभग 75% लोग खेतीबाड़ी कर रहे थे क्लास, और 85% था ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में, और उसके बाद क्लास 74%, फिर ये घट के 44 ही रह गया, मतलब अराउंड 45, और ये 14% था और क्लास बढ़ के 31 हो गया, ये था 10% बढ़ के 24 हो गया। तो मतलब कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अर्बनाइजेशन की वजह से लोग जो है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर से सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर तक। ये है क्लास चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से अच्छे से इस टॉपिक को क्लास पूरा का पूरा पढ़ना, यानी कि कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब जिनके पास काम है उनको वर्कफोर्स बोलते हैं, दे हैव जॉब्स। अब उनका कैजुअलाइजेशन क्या चीज है, इनफॉर्मलाइजेशन क्या चीज है, समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैजुअलाइजेशन की। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स मींस शिफ्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। देखो 3 तरह की क्लास एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल वर्कर और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय, जिसमें से 2 बहुत अच्छे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड तो सबसे अच्छा खुद का काम कर रहे हो आप, और दूसरा रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय, परमानेंट जॉब। तो इन दोनों कैटेगरी में जॉब अच्छी है, तो जब इन दोनों कैटेगरी से जॉब घट के कैजुअल वर्कर की कैटेगरी बढ़ती चली जाए, दिस इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। यानी कि लोगों को कल तक रेगुलर सैलरी एम्प्लॉइज या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड काम करते देख रहे थे, उनकी तादाद कम हो रही है और कैजुअल वर्कर की तादाद बढ़ती चली जा रही है। यानी आज कंपनी क्लास परमानेंट हायर करने को तैयार नहीं है, आपको कैजुअल वर्कर ही बनाया जाएगा, कंपनी कहती है। सो दिस इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स मींस शिफ्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, शिफ्ट करना सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर सैलरी एम्प्लॉइज टू कैजुअल वेज वर्क। Casual workers are defined as those who work for other in farm or non-farm enterprise। ध्यान समझना, जो कैजुअल वर्कफोर्स है, कैजुअल वर्कर्स है, आर डिफाइंड एज दोज जो वर्क करते हैं फार्म में या नॉन फार्म एंटरप्राइज एंड पेड वेजेस दैट आर डेली बेसिस और पीरियडिक सैलरी बेसिस पे। इट इज ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ना अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब फॉर्मल सेक्टर में, मैं फॉर्मल सेक्टर बताऊंगा क्या होता है, उनमें ना लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है इतनी, जिनकी मजबूरी में क्लास वो कैजुअल वर्कर की तरह काम करते हैं। भाई सरकारी नौकरी में नहीं है इतनी अपॉर्चुनिटी, सरकारी बैंक में बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब नहीं मिलता, तो मजबूरी में लोग जो है वो कैजुअल की तरफ ज़्यादा शिफ्ट करते चले जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड, और खुद का पैसा लगा नहीं सकते इतना काम करने के लिए, है ही नहीं इतना पैसा, अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड काम चालू करो, तो मजबूरी में क्लास वो क्या कर रहे हैं, कैजुअल वर्कर की तरफ शिफ्ट करते चले जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन। ठीक है, इन द लास्ट 4 decades, लास्ट 40 साल में देखोगे, पीपल हैव मूव फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड टू कैजुअल वेज वर्क। इसको बोलते हैं क्लास कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। यानी कि जो वर्कफोर्स है ना वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से शिफ्ट होती चली जा रही है कैजुअल वर्कर में। दिस इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है, अच्छा, नाउ इनफॉर्मलाइजेशन। तो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब क्या है क्लास, सिचुएशन वेयर देयर इज कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन फॉर्मल सेक्टर। लोग फॉर्मल सेक्टर में घुसने वाले लोग कम होते चले जा रहे हैं और इनफॉर्मल सेक्टर में घुसने वाले लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। दिस शिफ्ट is called informalization of workforce. I repeat again, continuous decline in the percentage of workforce. अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो 100 लोगों का क्लास जो परसेंटेज बनेगा वो फॉर्मल सेक्टर में कम होता चला जा रहा है, along with simultaneously rise in informal sector। यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ता चला जा रहा है, लोग फॉर्मल सेक्टर में नहीं जा रहे, इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ते चले जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब सर ये फॉर्मल सेक्टर होता क्या है या ऑर्गेनाइज सेक्टर होता क्या, उसको पढ़ते हैं फिर दोबारा इसको हम रीड करेंगे। तो
तो फॉर्मल या ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर है क्लास जहां पे जॉब पक्की मिलती है, जो बड़ी कंपनी है। फॉर्मल सेक्टर रेफर्स टू ऑर्गेनाइज सेक्टर of the economy. It include all government jobs, public enterprise and private establishment which had 10 or more workers. प्राइवेट कंपनी जहां 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। द वर्कर सॉरी दोज वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर आर कॉल्ड फॉर्मल वर्कर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको बोलते हैं फॉर्मल, सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको बोलते हैं फॉर्मल वर्कर। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट देम इन वेरियस वे थ्रू लेबर लॉ। सरकार ने इनके लिए लेबर लॉ बना रखा है, बहुत सारे एक्ट बना रखे हैं। इनके ट्रेड यूनियन रहते हैं क्लास, कंपनी इनको डायरेक्टली निकाल नहीं सकती। ट्रेड यूनियन क्लास इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। हाउएवर ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रोवाइड जस्ट 7% ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिर्फ थोड़े से लोग काम करते हैं। हाँ, अगर आपकी यहाँ जॉब लग जाती है ना, आपकी जॉब सिक्योर है, कल को कंपनी आपको थ्रो नहीं कर सकती, लेबर यूनियन आपको प्रोटेक्ट करेगा, पेंशन है, ग्रेचुइटी है, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो फायदा तो है ऑर्गेनाइज सेक्टर का, ठीक है, या फॉर्मल सेक्टर का। दूसरा है क्लास अनऑर्गेनाइज सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर। अब देखो, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या इनफॉर्मल सेक्टर है, इट इंक्लूड्स ऑल सच प्राइवेट एंटरप्राइज जिनके पास 10 से कम वर्कर है। तो अगर किसी प्राइवेट एंटरप्राइज में 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर है, वो फॉर्मल सेक्टर हो गया। या सरकारी एम्प्लॉय, सरकारी कंपनी है, ठीक है, या फिर जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो सब आपका फॉर्मल सेक्टर के अंदर आता है। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर जिनमें 10 से कम वर्कर है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर, ये प्राइवेट कंपनी जिनमें 10 से कम वर्कर है, छोटी दुकानें, छोटा बिजनेस, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। बिसाइड फार्मिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स, दोज वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर आर कॉल्ड इनफॉर्मल वर्कर्स। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं लोग, उनको बोलते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स। और इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं इनफॉर्मल वर्कर, फॉर्मल सेक्टर में जो काम करते हैं फॉर्मल वर्कर। अब जो इनफॉर्मल वर्कर्स है उनको रेगुलर इनकम नहीं मिलती, उनको कोई सरकार से प्रोटेक्शन नहीं मिलता। सच वर्कर रिस्क उनको कभी भी डिसमिस किया जा सकता है, निकाल दिया जा सकता है विदाउट एनी कॉम्पनसेशन। और इंडिया में ये अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है फाउंड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर लाइक स्मॉल फार्म, हाउस होल्ड इंडस्ट्री, शॉप एंड अदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूनिट इन टोटल वर्कफोर्स। तो लगभग 90% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, सिर्फ 7% वर्कफोर्स जो है वो काम कर रही है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो जब एम्प्लॉयमेंट की तादाद या परसेंटेज इससे घट के इसमें बढ़ने लगे, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। और जब रेगुलर और सैलरीड एम्प्लॉय से लोग हट के कैजुअल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाने लगे, दिस इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। हमें कह सकते हैं कि आजकल के ज़माने में क्या है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ मिलती नहीं, इतना पैसा है नहीं कि अपना कोई धंधा स्टार्ट कर सके, इतना कॉम्पिटिशन है, तो चलो यार किसी के अंडर रहे काम कर लेते हैं। परमानेंट बेसिस पे नहीं मिल रहा मुझे काम, तो फिर एक काम करते हैं, मुझे परमानेंट बेसिस पे काम नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँगा, कैजुअल पे काम करूँगा कि ठीक है यार रख लो मुझे, अच्छा ना करूँ तो निकाल देना, रिस्क रहेगा। दिस इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स इन इंडिया। हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूरा पढ़ लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट आखिर है क्या। आज हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उनको एक्सप्लेन करेंगे, उसको कैसे रिमूव करेंगे, ये सारा का सारा क्लास इस पर्टिकुलर टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अब देखोगे कि धीरे धीरे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो कहीं ना कहीं क्लास बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी कंट्री में बढ़ती चली जा रही है। पहले प्रॉब्लम ये थी कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए बेरोजगार थे। आज क्लास पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोगों को जॉब नहीं मिलता। अराउंड 70% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। एग्रीकल्चर इज द सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड, बट एग्रीकल्चर सफर फ्रॉम अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम लाइक डिपेंडेंसी अपॉन रेनफॉल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। इवन क्लास रूरल क्रेडिट, इनको पैसे उधार नहीं मिलते, ठीक है। ये सारी की सारी क्लास प्रॉब्लम आ रही है रूरल एरिया में, जिसकी वजह से रूरल एरिया में क्लास बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स की बात करूं, सबसे पहले ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। स्पेशली क्लास साफ दिख रहा है कि लोगों की फसल अच्छी नहीं हुई, खेती बाड़ी अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से क्लास वो लोग बेरोजगार हैं। दिस इज कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। या वो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, बट उनको काम मिल ही नहीं रहा। सेकेंड इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सीजन, अब बेसिकली ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना क्लास, ये रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है, रूरल एरिया में। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक सीजन के लिए काम है, दूसरे सीजन के लिए काम नहीं है। आइसक्रीम वेंडर इसका क्लास सबसे अच्छा एग्जांपल है कि भाई गर्मी में बेचते हैं क्लास, सर्दी में बेचारे नहीं बेच पाते। अगला है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। काम कर रहे हैं 4 लोग क्लास, लेकिन
काम जरूरत सिर्फ 2 लोगों की है, उसको बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। हमने चैप्टर में कई बार पढ़ भी रखा है अलग अलग चैप्टर्स में। मतलब काम सिर्फ 4 लोगों की जरूरत है, वहां पे 8 लोग काम कर रहे हैं, तो बाकी 4 लोग काम कर तो रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, बट रियली में क्लास उनकी जरूरत नहीं थी। उन 4 को निकाल दिया जाएगा तब भी वो काम क्लास उतनी देर में हो जाएगा, आउटपुट उतना ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड डिसगाइज या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो एक एक करके पढ़ते हैं तीनों को। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, in the agriculture sector there are large number of landless worker who are openly looking for work. Here the person are able and willing to work at prevailing wage rate but fails to get work. They can seen and counted in terms of number of unemployed people. वो कर रहे हैं काम लेकिन क्लास कोई फायदा नहीं है काम करने का, बिकॉज वो लोग नहीं भी करेंगे तब भी आउटपुट उतना ही बनेगा। तो जिस काम को 4 लोग कर सकते हैं उसे 6 लोग क्यों कर रहे हैं, तो 2 लोग बेरोजगार है उसमें से, भले वो काम कर रहे हैं। सेकंड है सीजनल एम्प्लॉयमेंट, सीजनल क्लास अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इन इंडिया वी हैव मोस्टली अनइरिगेटेड लैंड विच इज कैपेबल ऑफ गिविंग 1 क्रॉप एट अ ईयर ओनली। मतलब एक साल में सिर्फ 1 क्रॉप, ठीक है, तो बाकी टाइम क्या करेंगे किसान, बेरोजगार रहते हैं। मतलब 1 क्रॉप उगा लिया फिर बाकी टाइम बेरोजगार, फिर वो इतनी मेहनत भी नहीं करते कि कुछ और काम करें, कोई और काम ढूंढ लें। Our farmer remains unemployed from 3 to 8 months in a year. They have not tried to find any alternative or any occupation for themselves in this period, like road building, brick making, house construction, digging well, etc. Out of laziness of our farmer, they fail to utilize their time, so they are employed for a certain seasons only. तो seasonal employment मतलब उन्हें एक season में काम मिलेगा, seasonal unemployment मतलब वो दूसरे season में काम उनको नहीं मिलेगा। Disguise unemployment, in India there is too much pressure of population on land, बहुत ज़्यादा क्लास प्रेशर है। एज अ रिजल्ट प्रोडक्टिविटी पर पर्सन फॉल्स, मतलब 10 लोग मिलकर 100 किलो अनाज उगा रहे हैं तो पर पर्सन के हिस्से में सिर्फ 10 किलो ही आया। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर एंगेज इन अ जॉब इज मच मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश। उस काम को पूरा करने के लिए जितने लोगों की जरूरत है जॉब उससे ज़्यादा लोग कर रहे हैं। आमतौर पर ये रूरल एरिया में पाया जाता है, इसको क्लास हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा लोगों को निकाल भी दोगे ना काम से तब भी टोटल आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं क्लास अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट पे। अभी तक हमने जितने भी पढ़े क्लास, ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है। ये जो आपने पढ़ा ना तीनों के 3, ये क्या है क्लास, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम बात करते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अर्बन एरिया में भी बेरोजगारी है, लोग बेरोजगार हैं। द अनएम्प्लॉयड इन द अर्बन एरिया have increased considerably over the year. The number of unemployed registered in employment exchange has increased more than 8 times. 1961 में 32 लाख रजिस्टर्ड लोग थे बेरोजगार, 2008 में ये 270 लाख हो गए। सोचो कितना ज़्यादा। तो 270 लाख लोग जो है वो 2008 का डेटा है कि लोग बेरोजगार है, और अभी तो और ज़्यादा होगा। तो ये 3 डिफरेंट मतलब अलग अलग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो स्पेशली अर्बन एरिया में देखा जाता है। रूरल एरिया में आपने देखा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। रिवीजन के लिए अर्बन एरिया में क्लास आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत खतरनाक है। अगला है क्लास जॉबलेस ग्रोथ जो मैंने आपको पढ़ाया, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। पहला इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, दोज इलिटरेट पीपल who working and able to work in factory or industries in urban area but cannot find work. Rapid rise in population and rural urban migration increases, so industrial unemployment increase. बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे थे पहले, उनको जॉब से निकाल दिया गया, या फिर उन लोगों को जॉब नहीं मिल रहा। तो इंडस्ट्री के अंदर जॉब है ही नहीं, कारखाने में काम करने जा रहे हैं लोग बट काम उनको नहीं मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड क्लास इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्री में काम है ही नहीं, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम नहीं है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो, मेडिसिन इंडस्ट्री हो, आयरन स्टील इंडस्ट्री हो, उसमें काम है ही नहीं, तो लोगों को काम मिलेगा नहीं, लोग बेरोजगार हो गए अर्बन एरिया में। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, द मोस्ट हॉरिफाइंग काइंड ऑफ, मतलब बहुत भयानक है कि इंसान पढ़ने लिखने के बाद भी जॉब नहीं मिल पा रहा, इज व्हेन द एजुकेटेड यूथ आर अनेबल टू फाइंड एप्रोप्रिएट जॉब टू सूट देयर क्वालिफिकेशन। मतलब उनकी क्वालिफिकेशन पे सूट करे। बहुत सारी सरकारी नौकरी निकलती हैं क्लास, डी ग्रेड की जॉब निकलती है क्लास, सफाई कर्मचारियों की नौकरी निकलती है, तो एमबीए क्लास ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वाले लोग उसको भर रहे होते हैं। पढ़ने लिखने के बाद भी उनको सफाई का काम करना पड़ रहा है क्लास एज एन एम्प्लॉय, तो क्लास ये एक हॉरिफाइंग ही तो हुआ।
तो आप पढ़ने लिखने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही है आपको जो आपकी क्वालिफिकेशन में सूट करे। विद एन इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन ओवर टाइम स्किल वर्कर्स हैव इंक्रीज इन नंबर बट द नंबर ऑफ अवेलेबल जॉब हैज नॉट इंक्रीज। लोग पढ़ने लिखने के बाद भी जॉब उनको नहीं मिल पाती। दिस इज कॉल्ड क्लास एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अगला है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जब टेक्नोलॉजी आती है नई नई तो इंसान बेरोजगार हो जाते हैं, क्लास काम नहीं मिलता उनको, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टेक प्लेस एवरी टाइम व्हेन टेक्नोलॉजी अपग्रेड एंड द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स आर अनेबल टू कोप अप विद द न्यू टेक्नोलॉजी। नई तकनीक आई, नया प्रोसेस आया, नया मॉडल आया, नई क्लास मशीनरीज आ गई, आप उस पर काम करना नहीं जानते, आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो। जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ कंप्यूटर का, तो जब कंप्यूटर आ गया तो क्लास जो लोग इतनी समझ नहीं रखते कंप्यूटर की, जिन्होंने बचपन से चलाना सीखा नहीं, ज़्यादा आइडिया नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में, वो लोग बेरोजगार हो गए। इफ द स्किल्स रिक्वायर्ड टू मीट द न्यू टेक्नोलॉजी डू नॉट मैच द एग्जिस्टिंग स्किल सेट ऑफ द एम्प्लॉय, तो क्लास वहाँ पे क्या होगा, वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे और वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो अपग्रेडेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस विद साइक्लिकल ऑब्सोलेंस एज वन सेट ऑफ द टेक्नोलॉजी बिकम इररिलेवेंट गेट रिप्लेस बाय अनदर। नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है तो आपको खुद को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप अपडेट नहीं करते तो आप अर्बन एरिया में बेरोजगार कहलाओगे, आपकी जॉब चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं क्लास टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो रूरल एरिया में आपने 3 देख लिया, अर्बन एरिया में 3 देख लिया, इनके नाम आप ध्यान रखना, इवन इनके एक्सप्लेनेशन भी। नाउ मूव टू क्लास अनदर पॉइंट, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या क्या है, क्यों होती है बेरोजगारी? तो बहुत सिंपल सिंपल कॉजेज हैं। सबसे पहला, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमी ही ग्रोथ नहीं करेगा तो इकोनॉमी के लोग कैसे ग्रो करेंगे? अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगा, आज अगर मेरी इकोनॉमी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, जहां मैं रहता हूं वहां बिजली नहीं होती, तो मैं आपको पढ़ाता कैसे? वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती तो मैं आपको पढ़ाता कैसे? आज यहाँ बिजली है, प्रॉपर तरीके से इंटरनेट कनेक्टिविटी है, सड़क है, इसीलिए क्लास यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा ऑब्वियसली। जहाँ पे सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, बैंकिंग नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, मार्केट नहीं है, वहाँ पे आप देखो वहाँ पे रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों खाली पड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे रोजगार आपको मिलेगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। हाँ, तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, मैं वही कह रहा हूँ क्लास कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होगा तो वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनको काम मिलेगा ही नहीं। अगला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है ना कंट्री की बढ़ती चली जा रही है, तो जॉब ढूंढने वाले लोग बहुत ज़्यादा, जॉब देने वाले लोग बहुत कम, जिसकी वजह से बेरोजगारी होती है। नंबर ऑफ पीपल लुकिंग फॉर जॉब हैज इंक्रीज ओवर द ईयर एज पॉपुलेशन इंक्रीज। द राइजिंग पॉपुलेशन प्रूव टू क्लास प्रोब to be a burden on the number of jobs that can actually be created in the economy that with its limited sources। अर्थ तो नहीं बढ़ रहा, सोर्सेस तो नहीं बढ़ रहे, जमीन जंगल पानी ये सब तो नहीं बढ़ रहा है, सब सेम है, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो सप्लायर है वो कम है, रिसोर्सेस के लोग ज़्यादा है, उनको जॉब चाहिए, कहाँ से मिलेगी जॉब? तो बेरोजगार हो जाते हैं। ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा अगर हमारी कंट्री स्पेशली टेक्नोलॉजी पे डिपेंड रहेगी तो मशीन से काम कराएंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये दिक्कत की बात है। कंपनियों को सोचना चाहिए मशीन हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, इंसान हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो हम इंसान को रोजगार देंगे तो वो उस पैसे से हमारी कंपनी का सामान भी खरीदेगा। मशीन को रोजगार देंगे तो मशीन हमारा सामान थोड़ी खरीदेगा। तो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। नाउअडेज मल्टीनेशनल कंपनी आर ट्राइंग टू अचीव देयर टारगेट बाय यूजिंग मोर मशीनरी इंस्टेड ऑफ मैन पावर। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आर रिप्लेस द डिमांड फॉर लेबर। नई नई टेक्नोलॉजी क्लास आती हैं तो लेबर की डिमांड कम हो जाती है। अंडरडेवलप एग्रीकल्चर, lack of irrigation facility, lack of credit facility and indebtedness of farmer leads to slow growth in agriculture। किसान ग्रो कर ही नहीं पा रहा, एग्रीकल्चर ग्रो नहीं करेगा तो देश की 45% लोग जो काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, आधी जनता लगभग। डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो डिफेक्टिव है। हम लोगों को सिखाया कुछ और जाता है, एग्जाम में कुछ और आता है और इंटरव्यू में कुछ और पूछा जाता है और काम कुछ और करवाया जाता है। तो रियली में हम जो काम करते हैं वो हम सीखते कुछ और हैं और कंपनी में काम हमें कुछ और मिलता है। तो अगर हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी जो इंडस्ट्री की आज की रिक्वायरमेंट है, इवन एनसीईआरटी सिलेबस तक अपडेट नहीं कर पाते टाइम पे, तो अगर हमें वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो चीज़ रियल में अप्लाई नहीं की जा रही हैं तो दिक्कत है। वैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, बट वही है कि आ गया 2020 में, लागू होगा 2024 में, तो टाइम ले जाता है। तो ये जो 4 साल के बच्चे हैं वो तो कहीं ना कहीं छूट गए ना। The prevailing education system in India is full of defects as failed to make any provision of providing technical and vocational education. As a result, educated people are unable to meet the requirement of the firm। तो आज के ज़माने की जो रिक्वायरमेंट है, आज की इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है, वो पूरा कर ही नहीं पा रही क्लास आजकल की यूथ, क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही। तो ये प्रॉब्लम है। जॉइंट फैमिली सिस्टम,
जॉइंट फैमिली में क्लास क्या होता है, पूरा परिवार एक ही काम कर रहा होता है, भले उसे 4 लोग कर सकते हैं बट 8 लोग लगे हुए हैं उस काम को करने में, तो वहाँ पे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में। कमाने वाला एक, सब लोग थोड़ा बहुत हाथ बटाएंगे, अपना उस कमाई से खाएंगे, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पे क्योंकि लोगों की इनकम कम है तो सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट कम है। अगर शॉर्टेज ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट होगा तो कहीं ना कहीं क्लास एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो पाएगा। भाई जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो कारखाने लगेंगे, तभी क्लास वहाँ पे लोगों को काम मिलेगा। बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैव नॉट बीन क्रिएटेड ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल। पैसे की कमी होने की वजह से कंपनियां कम है, ऑर्गेनाइजेशन कम है। हमारी सरकार क्लास बाहर से बुलाती है कंपनियों को, आओ हमारे यहाँ धंधा करो, तो हमारे यहाँ पे कंपनीज, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, ये सब क्या है क्लास बहुत कम है, इनएडिक्वेट, पर्याप्त नहीं है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आता है। तो रेमेडियल मेजर्स क्या क्या है, आपने प्रॉब्लम्स तो बता दिए सर कि ये सारी प्रॉब्लम्स है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो रेमेडियल मेजर क्या क्या है, उसका मतलब उपचार क्या क्या है। तो सबसे पहला उपचार है क्लास उसका इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को इंकरेज किया जाए, कारखाने नए नए बनाए जाए। अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाओगे ना कहीं क्लास उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। नई नई फैक्ट्री बनेंगी तो फैक्ट्री में लोग ही तो काम करेंगे, हम और आप ही तो काम करेंगे उनमें। मोर इंपॉर्टेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स को बढ़ाओ। सरकार ने रोजगार देने के बहुत सारे प्रोग्राम बना रखे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, मनरेगा, प्रधानमंत्री क्लास ग्राम स्वरोजगार योजना, शहरी विकास योजना, बहुत सारी योजनाएं सरकार ने बना रखी हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं क्लास, चाहे वो पावर हो, एग्रीकल्चर हो, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो, है ना, बेटर एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए रोजगार को। तो सरकार की जिम्मेदारी है रोजगार देना। एजुकेशन सिस्टम में जो कमियां हैं उसको सुधार किया जाए, क्लास नई मेथड लगाया जाए, नया टेक्निक लगाया जाए एजुकेशन देने का। रियल एजुकेशन होना चाहिए कि लोग वो पढ़े और जो क्लास उसे रियल लाइफ में अप्लाई कर सके और कंपनी में प्रैक्टिकली उसको क्लास देख सके, जो कि क्लास अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चीज़ें रखी गई हैं, बट देखते हैं क्लास वो कब तक अच्छे से लागू हो पाता है और कब लोग उसका फ़ायदा उठा पाते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बढ़ाना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ऐसा मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो आपसे अनएम्प्लॉयमेंट डेटा लेगा और क्लास कंपनियों को शेयर करेगा और कंपनी में जहां जहां जॉब होगी वहां पे आपकी जॉब लगवा देगा। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। मोर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज शुड बी ओपन, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज शुड बी गिवन टू पीपल। तो जहां जहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जहां जहां पे क्लास आपने देखा ये कंपनियां ये क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज देखती कहाँ कहाँ बेरोजगार, कहाँ कहाँ लोग बेरोजगार हैं, कहाँ कहाँ कंपनी में जॉब खाली है, इन लोगों को वहाँ पे जॉब लगा देती है। तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होंगे तो लोग ज़्यादा रेज्यूमे सबमिट करेंगे अपना, तो चांसेस है कि उनकी नौकरियाँ लग जाएं। तो ये सब क्लास रेमेडी है। अगर आप चाहते हो बेरोजगारी को कम करना, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना, तो आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। मोर हेल्प करनी चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल अपना खुद का काम कर रहे हैं उनको आप मदद करो सबसे ज़्यादा। क्यों आप उनको हेल्प करोगे, वो अपना बिजनेस ग्रो करेंगे तो वो ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे। जब वो ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे तो फायदा ही होगा इससे। तो मोस्ट पीपल इन इंडिया सेल्फ एम्प्लॉयड, दे आर एंगेज इन एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉटेज, स्मॉल इंडस्ट्री। दीज पर्सन शुड बी हेल्प फाइनेंशियली, प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल और टेक्निकल ट्रेनिंग, ताकि वो ग्रो करेंगे तो अपने 4 लोगों को रोजगार देंगे, आपका काम हल्का कर देंगे। सरकार का रोजगार देने का काम है, इन कंपनी की मदद करो, ये कंपनी रोजगार देंगी। अगला इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, क्रेडिट सिस्टम इंप्रूव करोगे तो नए नए बिजनेस खुलेंगे। सड़क है तभी दुकानें खुलती हैं, तभी लोग काम करते हैं, दुकानों में रोजगार मिलता है लोगों को। तो अगर आप अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा कर दोगे, अपना एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर अच्छा करोगे, तो लोग आके बसेंगे, काम करेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री शुड बी एसिलेटेड, मतलब बढ़ाना चाहिए। कैपिटल फॉर्मेशन शुड बी पर्टिकुलरली इनकरेज इन सच एक्टिविटी विच जनरेट ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लेके आना है। यही है क्लास की मोदी जी बाहर जाते हैं अलग अलग कंट्री में, लोगों को बोलते हैं हमारे इन्वेस्ट करो, ताकि हमारे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, कैपिटल आए हमारे यहाँ और क्लास लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। नई नई फैक्ट्री, सैमसंग खुला है हमारे यहाँ, बहुत बड़ा प्लांट है सैमसंग का यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, यहाँ के लोगों को, लाखों लोगों को यहाँ रोजगार मिल देती है सैमसंग। Government should approach foreign country to invest in India due to large investment economy can increase job opportunity. Government of India has already started campaigns like Skill India, Make in India, Startup India movement, ताकि क्लास इंडियन इकोनॉमी को ग्रो कर सके। तो ये सारी चीजें क्लास करेंगे तभी बेरोजगारी खत्म होगी और सबको रोजगार मिलेगा। अब हमारी कंट्री में इतने सारे बेरोजगार है, इतने सारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनका डाटा कौन सी एजेंसी कलेक्ट करती है? ध्यान से समझना क्लास, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। Currently, unemployment data is collected by several departments,
agencies and ministry in India, the primary agencies of survey collection data are. तो डेटा कलेक्ट कौन करते हैं क्लास? एनएसएसओ. एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट डाटा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एनएसएसओ is the most comprehensive survey providing labor force statistics in India. It was first conducted in 1955. Since 1972-73 it is conducted every 5 year. हर 5-5 साल में क्लास सैंपल डेटा कलेक्ट किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो एनएसएसओ कलेक्ट करती है. पॉपुलेशन सेंसस इट कलेक्ट डेटा ऑन मेन मार्जिनल और नॉन वर्कर. ध्यान रखना, मेन मार्जिनल और नॉन वर्कर्स. हाउएवर सिंस सेंसस डेटा कम्स एवरी 10 साल, हर 10 साल में आता है, तो क्लास इसको कोई ज़्यादा खास वैल्यू दी नहीं जाती. क्यों? आप 10 साल बाद कोई डेटा पब्लिश करोगे तब तक तो सारा डेटा ही चेंज हो जाएगा. मान लो मेरे से पूछा कि आपकी इनकम कितनी है, ठीक है, चले गए 10 साल तक मेरी डेटा पब्लिश नहीं हुआ, 10 साल बाद 2 साल बाद मुझे जॉब मिल गई और 10 साल बाद पब्लिश किया कि सुनील की इनकम इतनी, तो गलत इनकम पब्लिश की. फिर आज मेरे को जब डेटा ले रहे हो तब मेरे पास काम था, पब्लिश कर रहे हो 10 साल बाद तो काम नहीं है मेरे पास तब, तो इसको कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया था. पॉपुलेशन सेंसस बोलते हैं इसको, ठीक है. Directorate General of Employment and Training DGET, it is the apex organization of development and coordination at national level for the program relating to vocational training. यार ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ना जो महिलाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग देता है. बेसिकली महिलाओं को सिलाई का काम, कढ़ाई बुनाई का काम, मेकअप का काम, इन सब सिखाता है ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले. उनको ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो लोग क्लास रोजगार पा सके, उनको जॉब मिल सके. इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एजुकेशनल प्रोफाइल ऑफ एम्प्लॉय. तो ये डेटा कलेक्ट करता है कितने लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी, कितने कितने लोगों को ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, क्या क्या लोग क्या क्या काम कर रहे हैं जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, और या फिर उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कि वो तभी तो पता चलता है ना कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कौन है और अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड कौन है. तो ये 3 ध्यान रखना क्लास, डीजीईटी, पॉपुलेशन और एनएसएसओ, ये क्लास सोर्सेस है अनएम्प्लॉयमेंट डाटा के. तो ये है क्लास चैप्टर में, एंड दैट्स इट फॉर टुडे. ये चैप्टर हमने पूरी तरीके से अच्छे से खत्म कर लिया. अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 2 दिन लगाओ, 4 दिन लगाओ, जितने भी दिन लगाओ, लेकिन इस चैप्टर को ऐसे कर लो कि बोर्ड एग्जामिनेशन और सीयूईटी में तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी ना आए. कोई डाउट, कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना. फाइनली क्लास हमने चैप्टर एंड किया है, तो यार मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्लास वीडियो को लाइक जरूर करा करो. आप वीडियो अगर रेगुलर देखते हो तो प्लीज़ लाइक करा करो. आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से मन लगा के मेहनत करना और आपको और बेटर सर्व करने का. तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय. उम्मीद है क्लास आप आगे भी सारे चैप्टर अच्छे से इसी तरह से पढ़ोगे और अगली क्लास से आने से पहले इसको अच्छे से पूरा लर्न करके आना, ठीक है.